गुड इवनिंग ऑल, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। यार ये एसी फिर से, सब एसी। वो तो 24, यहाँ पे मेरी नजर ऐसी है ना, जहाज पे जाने के लिए 6x6 चाहिए ही होता है, उसके बिना चल नहीं सकता। जितनी दूर से कहोगे हम देख लेंगे। तो जितने भी चंपक उस एसी के नीचे बैठते हैं, रिक्वेस्ट है वहां बैठना बंद कर दो। एक तो ससुराल बनाए उधर, फिर तुम्हारा तापमान बढ़ जाता है। सर आपसे निवेदन है कि ज्वार भाटा को संक्षिप्त में बताएं और इसके क्या लाभ और हानि हैं। तो अभी अभी क्लास 11th की एनसीईआरटी देखी आप लोगों ने? देखिए, तो पहले चैप्टर का बेटा सारे एसी चेक करो, बीच वाले भी चेक करो, सबका टेम्परेचर चेक करो। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में पहले क्या आता है? पहले आता है ब्रह्मांड आता है, उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी आती है, पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना आती है, फिर चट्टानें आती हैं, उसके बाद क्या होता है? भूमि जो आगे चलती है, कुछ सिद्धांत आने लगते हैं, फिर लैंडफॉर्म आते हैं। तो मेरा इस छात्र से आग्रह है कि ये सिनेमा देखने आया क्या? जब आपको पूरी 11वीं की एनसीईआरटी क्रमवार तरीके से कराई जाएगी, स्थलमंडल के बाद वायुमंडल आएगा, वायुमंडल के बाद जलमंडल आएगा, तो क्या उसमें ज्वार भाटा नहीं पढ़ाएंगे? तो या तो आप शिक्षक को अब इसमें बता दीजिए, मैं कहीं पे गलत हूं तो मतलब ये भी हो सकता है कि भाई क्या पूछ लिया, क्या अपराध हो गया। भाई हम ये कह रहे हैं, क्या आपको पहले दिन कहा है कि क्रमवार तरीके से चलें? कोई दिक्कत है उसमें? स्थल मंडल के बाद जल मंडल पे आएंगे, अभी बता दीजिए तभी मजा आएगा। ठीक है। तो समय रेखा बेरिंग समुद्र में पश्चिम की तरफ क्यों मोड़ी गई है? तो कुछ भी हम क्लास के बाद, मैं तो प्रश्न करके देख लेता हूं, जब भी क्लास के बाद हम कुछ भी पढ़ते हैं, मान लो हमने कहा कि उसको पढ़ेंगे, तो एक रेखा बनानी थी सीधी की सीधी, उससे टाइम निर्धारित होता है, टाइम निर्धारित होता है। अगर उसको सीधी कर देंगे तो एक ही देश कट जाएगा, एक देश दो भाग में विभाजित हो जाएगा, एक तरफ एक तारीख आ जाएगी, एक तरफ दूसरी तारीख आ जाएगी। अच्छा रहेगा ये? वैसे तो नहीं रहेगा, इनका मुझे पता नहीं इन्होंने क्या सोच रखी है। तो ये जो सिर्फ क्लास टू क्लास पढ़ने का जो जो बात है, रिक्वेस्ट है कि क्यों नहीं हम अपनी अपनी तैयारी में थोड़ा मेथड लेकर आए। तो कल का दिन काफी मुश्किल था। सुबह उठे, बच्चों का टेस्ट लिया, एमएमपी का टेस्ट लिया, फिर एक क्लास थी, फिर दूसरी क्लास, फिर आपकी क्लास के बाद कुछ हिम्मत थी नहीं, कुछ हिम्मत नहीं थी। फिर मैं यहाँ से लौटने की जगह पेपर चेक करने थे, और मेरा घर जाने का भी मन नहीं था, तो मैं कहीं बैठ गया और मैंने कहा खाना भी यहीं खाएंगे और पेपर चेक करेंगे। तो 12 बजे वाइफ का फ़ोन आया, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है भाई, वेयर आर यू? मैं आ रहा हूँ यार। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, तो कहीं पेपर चेक कर रहे हो तो मुझे समझ में आता है, बट जनरली इतना लेट मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। वापस गए, रात को 1-2 बजे सोए, और सुबह आज एमएमपी का जो टेस्ट होता है वो मैंने नहीं लिया, मेरी जगह मेरी टीम ने लिया। और सुबह लगभग 9 बजे मैं उठा और मैंने मैसेज खोला तो एमएमपी की एक छात्रा का था। उन्होंने कहा सर मैं एमएमपी छोड़ रही हूँ। हमने कहा यार, बोली सर आपको बहुत धन्यवाद के साथ कह रही हूँ कि मैंने पिछले साल मेरा कुछ 200 समथिंग रैंक था, मैं आईआरएस बनी थी, और यूपीएससी ने अभी नई सूची जारी की है जिसमें मैं आईएएस हो गई हूँ। सर मैं विकलांग कोटा में मैंने अप्लाई किया था, और मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, मेरा एक ही हाथ है, मेरा एक ही हाथ है, और यूपीएससी हमें एक लिखने वाला स्क्राइब का मौका देता, कोई और आपके लिए लिखेगा, जो आपने देखा पूजा खेडकर के केस में हुआ। तो बोली सर आपने पूजा खेडकर का केस सुना होगा। तो सर मेरा एक ही हाथ है, लेकिन मैंने स्क्राइब की कोई सेवा नहीं ली, अपने हाथ से खुद ही पेपर लिखती हूँ। और क्योंकि विकलांगता है तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाता है। तो मुझे बहुत घबराहट थी कि मैं एमएमपी में आई हूँ आपके प्रोग्राम में, और आप काफ़ी सख्ती से उस पर काम करवाते हैं, इतने समय में देना ही देना है। बट आप लोगों ने मेरे साथ इतना सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस बार परीक्षा देती तो निश्चित रूप से पहले से और अच्छा करती, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा की हूँ। पिछले वर्ष आपके पास नहीं आ पाई थी, पर अब आईएएस हो गया है,
और बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस ग्रुप को, समूह को छोड़ते हुए दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन आपको, आपकी टीम को पूरा भगवान का आशीर्वाद रहे। इसके साथ हमारा दिन शुरू होता है। तो जब ऐसे बच्चे मिलते हैं तो जो कार्य कर रहे हैं उसमें जोश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर ऐसे भी बच्चे मिलते हैं। ज्वार भाटा बता दो अभी। एक बात बताओ, अगर आपका इतना ही मन है, अगर आपका ज्वार भाटा पे इतना ही मन है, तो क्या कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी नहीं बता देगी कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व के कारण जो हमारी सतह है, जल की सतह, वो उठती और गिरती है, उसे ज्वार और भाटा कहते हैं। सर वो तो हमें भी पता है, समझाओ आप। ये जो हमने ये रख लिया है ना कि शिक्षा का मतलब कि पैसा देके खरीदना, इस वजह से शैक्षणिक संस्थान भी बुरा काम कर जाते हैं और छात्र भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि शिक्षा लेना और जलेबी खरीदना एक ही बात है। तो लड़की लिखती है कि भाई सर सुबह 7 बजे जो भी आप कहते थे बस आदत सी हो गई थी। अगर आप सुबह एक्सरसाइज भी करवाता हूं मैं उन्हें, अगर एक्सरसाइज भी करते थे, बोली वो भी करती थी सर, हर एक चीज करती थी। और सच में इस बार हमें बहुत सारी चीज ऐसा पता लगा कि पिछली बार हम एमएमपी में नहीं थे, ये तो बहुत सारी चीजें हमने मिस की थी। तो इस बार बहुत आत्मविश्वास था कि रैंक भी बढ़ेगा। बट कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर से यूपीएससी ने जब वो देखा और उसमें कुछ लोग जो भी चयनित हुए, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से विकलांगता है और उनको आईआरएस की जगह एएस भी मिल गया। तो आप लोगों से अनुरोध है कि लोग अपनी सचमुच की विकलांगता के बावजूद भी अपने सपने के मार्ग में कुछ आने नहीं देते। आप सोच के देखिए। और जब हमने कहा कि समय की गणना होती है, लॉन्गिट्यूड से होती है, और आप जो ग्रेजुएट तो मानेंगे ना इस परीक्षा के लिए, और दिल्ली आए हैं, तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि आप वो 10वीं वाले बच्चे नहीं। ऑनलाइन में आ सकता है 10वीं वाला बच्चा, क्यों आ सकता है? उसको पता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, तो घर में ही अपनी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आप दिल्ली आए तो मैं मान के चलता हूँ ग्रेजुएट हैं, मान के चलता हूँ ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे अपनी फाइनल। अब उसमें 6ठी 7वीं की किताब में लिखा है कि ये रेखा जो है सीधी ना होकर मोड़ दी गई है, क्योंकि अगर ये सीधी होती तो एक ही देश विभाजित हो जाता उस रेखा में, एक तरफ एक तारीख हो जाती, दूसरी तरफ दूसरी हो जाती। तो प्रशासनिक सहजता के लिए, जैसे मैंने भारत के लिए आपको बताया था, उसी कारण से जो आप देखेंगे कि ये 2 जगह से मोड़ दी गई, एक बेरिंग जल संधि में मोड़ी गई है और नीचे आप देखेंगे समोआ द्वीप के पास मोड़ी गई। अब यही बात सुननी है क्लास में, क्यों? क्योंकि हमने तो पैसा दिया। तो पैसा और शिक्षा, इसको जोड़ने की गलती मत करिएगा। खान सर ने भी जब ये आंदोलन शुरू किया तो उनके दिमाग में वो पैसा थोड़ी रहा होगा। जब हम उस फीस पर, जिस फीस पे जो संभव भी नहीं लोगों के लिए सोचना, उस फीस पर हमने ऑनलाइन में लगभग सारी ही शिक्षा, अब तो केजीएस लगभग सारे विषय देता है। तो शिक्षा को उस स्तर पे ले जाना, और जो हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी कि भाई कोचिंग माफिया 2 लाख रुपया ले रहा है, 2.5 लाख रुपया ले रहा है, 3 लाख रुपया ले रहा है, नहीं ले रहे हैं भाई, वो उद्देश्य भी नहीं। और जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते मात्र 10,000 में, और उतने ही जोश के साथ पढ़ाते हैं जितने जोश में ऑफलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर, और हम तो कह रहे हैं एमएमपी तो एकदम फ्री प्रोग्राम होता है। फ्री प्रोग्राम मतलब ऐसी हालत आप सोच नहीं सकते। कल तो एकदम ऐसा हो चुका था कि कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा था कि कहाँ आगे जाना है, क्या जाना है। बस एक जगह बैठे थे क्योंकि काम करना है। तो हम भी थकते हैं, आप लोग भी थकते हैं, बट जोश नहीं खत्म होता। जोश, हमने बच्चों को कहा है आप हमारा जोश बढ़ाइए, हम आपका जोश बढ़ाइए, है कि नहीं? तो ये आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपका लक्ष्य है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्वार और भाटा दिखाई दे रहा है, आप उसे छलांग लगा के पढ़ लीजिए, आएगा निश्चित रूप से, उस पर काम करेंगे। जब हम टेस्ट लेते हैं तो वहां पर आता है सर भूख लगी, आज तो नींद नहीं आ रही है, फलाना है, ये है, वो है। और यहाँ पे क्लास में पूछते हैं तो भी बहुत से लोग जो है उत्तर नहीं देते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। तो फिर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, खूब मन से आए हैं, आपके भी अरमान है, बाकियों के भी अरमान है, खूब बढ़िया से इस एग्जाम को पास करेंगे। तो ये क्रम से चल रहे हैं। जैसे विश्व भूगोल भी था, एक के बाद एक चीजें आई कि नहीं आई। तो जब हम स्थल को समझ लेंगे तो उसके बाद हम फिर वायुमंडल को समझेंगे, और स्थल और वायुमंडल को समझने के बाद जल के पास भी जाएंगे और निश्चित रूप से वो बताएंगे। और बेरिंग समुद्र में पश्चिम की तरफ ही नहीं मुड़ी है, वो सीधी ना होकर 2 जगह पर मुड़ी है। अगर आपकी उसमें दी हुई है क्या, रेखा बनी हुई है इसी में,
इसी में एटलस में भी आप देखेंगे, आपको दिखाई दे जाएगी 2 जगह पर वो मुड़ी हुई, केवल प्रशासनिक सहजता के कारण उसको मोड़ा गया ताकि वो देश उसमें ना कटे। समझ में आ गया सभी लोगों को? फिर भी प्रश्न था आपका, प्रश्न मैंने निश्चित रूप से रेखा वाला जो प्रश्न था, समय रेखा वाला, और इसे समय रेखा नहीं कहते बेटा, इसे तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। और ज्वार भाटा की तो जहां तक बात है तो ज्वार भाटा की और बात करें। एक बार किसी छात्र ने ये लिख दिया, बीच में आया ये मैसेज, सर ईस्टर्न पार्ट को भी देखिए, क्लास के ईस्टर्न पार्ट को देखिए। अब सोचिए ईस्टर्न पार्ट से मतलब शायद ये था, तो ये जो है ईस्टर्न पार्ट है। पहले तो ये बताओ, जब सवाल पूछता हूं तो ईस्टर्न पार्ट हाथ उठाए तो ठीक भी है, कोई सवाल में पूछे तो ठीक है, पढ़ा रहे हैं इधर पढ़ा रहे हैं, कैमरा किधर है, कैमरा यहां लगा हुआ है, इससे भी तो बात करनी कि नहीं करनी, बट उसका कोई व्यवहारिक नहीं। सर ईस्टर्न पार्ट में भी देखो, क्यों तुम क्या एकदम क्या श्रृंगार करके बैठे हो, पूरा सिंदूर चूड़ी माला। सर ईस्टर्न में भी देखिए, भाई पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, सब जगह देखेंगे, सब जगह देखेंगे। निश्चित रूप से कैमरा भी होता है तो भाई उसको भी देखना है। शिक्षक जो यहाँ पे खड़ा है उसका कोई वो नहीं होता है, आप बैठे बैठे सर जरा देखिए। और वो जो तुम खंबा चुनते हो छुपने के लिए, उसका क्या, कुछ लोग एकदम खंबा जीवी हैं, उनका तो पता नहीं चलता, अच्छा तुम ही थे, ओहो, तो अपने लिए खंबा लगा के रखते हैं। तो ऐसे ऐसे आएंगे तो वो सब ठीक है, क्लास में हल्के मोमेंट्स भी होने चाहिए, और ह्यूमर दैट इज ओके, देयर शुड बी फन। 2 घंटे की क्लास है भाई, आसान नहीं होती, ये सुनो, पर एट द सेम टाइम हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। और ये मुझे लगा कि आप लोगों को भी आंदोलित करेगा कि एक छात्रा जिनका एक ही हाथ है और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम भी किया, रैंक भी लाए, 200 रैंक आसान नहीं होता है, उसके बाद एएस भी हुई हैं, तो आप लोगों के लिए भी वो अवसर खुला हुआ है। और यहाँ पर केजीएस में निश्चित रूप से ऐसा हुआ है कि आपके इंग्लिश मीडियम के टीचर हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं भाई, तो आपको तो यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और फिर वही था कि बारिश आज फिर थी, फिर क्लास नहीं कर सकते थे, तो फिर हम मतलब लगभग पिछले 2.5 घंटे से पूरी की पूरी मौसम विज्ञान मेरे साथ था, जहां जहां मैं जा रहा था वहां वहां बादल जा रहे थे, तो हमने पूरा आजमा लिया, पूरे देश की बारिश देख कर आया हूँ, बट फिर भी पहुंचे, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ जो थोड़ी देर लगी। हम कहाँ पर हैं, चट्टाने हो गई। अगर आपने मेरी क्लास के बाद चट्टाने पढ़ी होंगी तो आपका आत्मविश्वास भी बड़ा होगा। और रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी क्लास में होता है, जो भी क्लास में होता है, बहुत अच्छा अवसर होता है कि आपके लिए एक किताब है और आपको तो दे दी गई है, वो किताब भी दे दी गई, उसमें भी चट्टाने होंगी, तो पहला तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, पहला तो एनसीईआरटी से करना ही चाहिए। ठीक है, तो आज क्या करें, तो अभी तक तो हमने इनका परिचय लिया, किनका, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्र के जो वैज्ञानिक थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और बहुत ज्यादा सीखा है, थोड़ा बहुत जितना हम सीख पाते उतना सीख लिया, उतना सीख लिया। बट हमें पता है ये हमसे ज्यादा जानते हैं कि नहीं, तो इनको सैल्यूट बनता है कि नहीं, कि भाई पूरे अंतरिक्ष के राज हर चीज ये ढूंढते हैं, हम तो थोड़ा बहुत करने वाले। और ये भूगर्भ शास्त्री, इनसे भी कुछ सीखा हमने, कल हमने इनकी चट्टानें सीखी, पृथ्वी के अंदर जाना, इन्होंने तरीका निकाला, क्या तरीका निकाला कि तरंगों से, भूकंप की तरंगों से ज्ञात कर लिया कि अंदर क्या है, तो ये भी काम बढ़िया कर रहे हैं। अब आता है ये एकदम आलसी है, इसका अपना ओरिजिनल माल कुछ नहीं, ये दाएं बाएं एक दूसरे का जो भी मटेरियल है उससे समझ लेता है, सीख लेता है, और उस सब को कहां दिखाता है, क्षेत्र में अप्लाई करता है, क्षेत्रीय अध्ययन करता है। ठीक है, इसका एक ही प्रश्न है जिसको इसको उत्तर देना होता है, वो प्रश्न है कहां। जब इससे पूछो भाई इसका वैज्ञानिक कारण बताओ, बोला पूछ के बता दूंगा। ठीक है,
अगर इसका सामाजिक कारण, वो भी समाज शास्त्र से पूछ के बता दूंगा, जो भी होता है पूछ के बता दूंगा। मुझे ये पता है कि कहाँ है, आप डेटा दो मैं कहाँ डाल दूं। तो इसका जब भूगोल का दर्शन हम पढ़ते हैं, वैसे आप लोगों के लिए नहीं, बट भूगोल वैकल्पिक विषय में जब हम भूगोल का दर्शन पढ़ाते हैं, तो भूगोल एक विषय के रूप में हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रस्त है। इसको समझ में नहीं आता करना क्या है, और इसके पास अपना कोई विज्ञान भी नहीं है। तो क्या करता है, बाकी विज्ञान की शाखाओं से कुछ जानकारी लेता है, और समाज के जो हमारे सोशल साइंसेज हैं उनसे भी जानकारी लेता है, उन सबको क्या करता है, एक मानचित्र पे डाल देता है, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ विश्व भूगोल में करके दिखाया। तो जो हमारे सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, वैज्ञानिक हैं या नहीं है, हमारे सेमी वैज्ञानिक, सेमी वैज्ञानिक हैं, और वो भी बदलते रहते हैं जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती रहती। तो मैं आज आपको एक विचार के बारे में बताना चाहता हूं कि भूगोल में विचारों की कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो थोड़ी देर इस पर थोड़ा दार्शनिक पहलू है, थोड़ा सा देखिएगा, और उसके बाद जो है हम उसको व्यवहारिक जो है एग्जाम में ले आएंगे। ठीक है, तो हम चले जा रहे हैं प्राचीन युग में, प्राचीन काल में, और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर। वे भूगोलविद्ता नहीं होता था तब। ठीक है, हम कहां पर हैं, यूनान में। कहां पर है, यूनान में है, और हम ढूंढ रहे हैं कि भाई ये चीजें जो हैं, मान लीजिए मैं कोई भी चीज लेता हूं, ये डब्बा लेता हूं, इसको छोड़ूंगा तो नीचे गिरता है। क्यों गिरता है, ग्रेविटी। उनको तो नहीं पता था ग्रेविटी, उनके पास भी तो हो रहा होगा ना, चीजें गिरती हैं, तो ये क्यों गिरती हैं, कोई विज्ञान तो था नहीं। तो कौन थे हमारे पास, दार्शनिक। दार्शनिक कैसे सवालों का जवाब देते हैं, वो तर्क पे देते हैं। वो किस पे देते हैं, तर्क पे। तो उन्होंने बताया चीजें क्यों गिरती हैं। तो आपने तो कहा चीजें गिरती हैं ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी 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 किसने खोज की, न्यूटन ने खोज की। क्या न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं थी, सिद्धांत उन्होंने दिए थे, उनके सिर पे सेब गिरा था, सेब गिरा दिमाग की लालटेन। अच्छा, सेब सिर पे नहीं गिरा था, पड़ोसी के पास गिरा था। अच्छा, तो हमें ये लगता है कि ये विचार जो है न्यूटन ने दिया। न्यूटन अचानक, उनके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी प्रतिभा थी, और सारी दुनिया जो है सो रही थी, सेब दाएं भी गिर रहे थे बाएं भी गिर रहे थे, हमें कहीं नहीं दिखा, उसे अचानक अरे ग्रेविटी दिखी। ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था। न्यूटन भी छात्र थे, न्यूटन ने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, उस समय का दर्शन पढ़ा होगा। तो एक दार्शनिक ने कहा, दार्शनिक का नाम अरस्तू आपने सुना, सर ये बहुत बढ़िया है, इसने क्या किया था, इसी ने टेम्परेचर जोन बनाए थे कि नहीं बनाए थे। सोचो, इसके पास कोई भी तरीका नहीं था, वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन आज तक है ना वो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, वो सारी चीज है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो सारी चीजें हैं वो चार तत्वों से बनी, चार तत्वों से बनी है। चार तत्वें क्या है, चार तत्व क्या है, थल, जल, वायु, अग्नि। ऐसा सुना आपने, स्थल, स्थल मतलब चट्टान कह सकते हैं, चट्टान, जल, वायु, अग्नि। अभी ने बताना था ये डब्बा अगर छोड़ा जाए तो नीचे क्यों गिरता है, और न्यूटन तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये चार मूल तत्व हैं जिनसे सब चीजें बनी हैं, ये सबसे नीचे रहता है, सबसे भारी है तो सबसे नीचे, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि। तो उन्होंने कहा अगर आप हवा का एक गुब्बारा लेते हो और उसमें गुब्बारे में हवा भरते हो, तो गुब्बारा कहां जाने की टेंडेंसी होती है, ऊपर या नीचे, ऊपर। अगर उसमें हीलियम गैस डालोगे तो गुब्बारा कहां जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो चीजें कहां जाना चाहती हैं, जो उनकी मूल प्रकृति है।
तो ये चीजें वहां पर है। तो पत्थर, अगर मैंने पत्थर लिया और छोड़ा तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। पत्थर लिया तो नीचे चला जाएगा। और अगर हमने हवा को गर्म कर दिया और फिर गुब्बारे में गर्म हवा है तो वो कहां जाएगा? वो सबसे ऊपर जाएगा। तो अग्नि ऊपर, वायु जल और स्थल। क्लास में पढ़ा रहे हैं अरस्तु, बच्चे बोल रहे सही बता रहे हो मास्टर जी। अब जब भी है, कभी भी कोई चीज नीचे क्यों गिरती है? तो आपने खाना बनाया, खाने में बहुत अच्छा बढ़िया खाना बना तो उसकी बढ़िया सी सुगंध है, महक है, कहां जाएगी? हवा है, ऊपर सब जगह फैलेगी। अरस्तु का सिद्धांत एकदम सुपरहिट। तो अभी अभी आए नहीं है न्यूटन, बट पहले भी सवालों का जवाब होता था। कौन देता था? दार्शनिक। ठीक है। इसके बाद एक और दार्शनिक भी हुए, वैज्ञानिक भी हुए, गैलीलियो। आपने सुना गैलीलियो? गैलीलियो ने अरस्तु का सिद्धांत पढ़ा कि हाँ भाई, गुब्बारा कहां जाएगा? गैस का गुब्बारा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो गैलीलियो ने कहा अच्छा ठीक है, गैस का गुब्बारा ऊपर जाएगा क्योंकि वो गैस है, वायु ऊपर की तरफ जाती है। उसने कहा अगर मैं इसमें पत्थर बांध दूं, देखिए शरारत तो कोई भी कर सकता है ना, अगर मैं इसमें पत्थर बांध दूं अब किधर जाएगा? तो बोले कि अब तो अरस्तु का टिल्ली लिल्ली हो गया, इसका तो गड़बड़ है, अब बताओ अरस्तु। तो अब बताओ अरस्तु कहने से तो होता नहीं, अरस्तु तो मर चुके हैं। तो लोगों ने कहा अब बताओ अरस्तु नहीं, अब आप बताओ चचा इसका जवाब। गैलीलियो ने सबकी सबकी बेइज्जती कर दी, देखा देखा देखा। अब जवाब, सर अब आप ही ने सवाल बनाया तो अब आप ही बनाओ ना, ज्वार और भाटा क्या होता है। मास्टर जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब क्या करेंगे? तो अब टेंशन में। तो गैलीलियो ने इसका उत्तर दिया। गैलीलियो ने कहा कि ये कहां पर है, इसकी प्रकृति कहां है? जैसे कुछ छात्रों ने कहा सर अगर गुब्बारा बड़ा है तो पत्थर को साथ में ले जाएगा, है कि नहीं? और अगर ये भारी है तो नीचे चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई भी चीज अपने यथास्थान बनी रहती है। ये पत्थर है, ये पत्थर है। उन्होंने कहा अरस्तु को भूल जाओ, अब अरस्तु के 4 चीजें भूल जाओ। कोई भी चीज कहां पे रहेगी? यथास्थान पे रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। तो अगर इस गैस में ज्यादा बल है तो ये क्या करेगी? पत्थर को अपने साथ ले जाएगी। ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? अगर इस पत्थर में ज्यादा बल है, गैस में कम है, तो गैस को नीचे ले आएगा। तो ये अपनी जगह रखना चाहता है और ये भी अपनी जगह रखना चाहता है, लेकिन अगर इस पे कोई बल लग गया तो वो इसको हिला देगा। इस सिद्धांत को श्रीमान गैलीलियो ने इनर्शिया के नाम से कहा, जिसको आप हिंदी में जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। अब मुझे बताइए अगला कदम न्यूटन ने ले लिया कि नहीं? न्यूटन का मोशन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत इनर्शिया का ही सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अगर वो रेस्ट में है, अगर रुकी हुई है या चल रही है, तो वो अपनी स्थिति मेंटेन करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जिन भी छात्रों ने थोड़ा भी विज्ञान लिया, अरे हाँ सर आपने कहा अरे यार न्यूटन का सिद्धांत तो बहुत बढ़िया है, न्यूटन से पहले बहुत लोग काम करके गए थे, न्यूटन से पहले बहुत से लोग काम करके गए थे। तो न्यूटन ने उन सारे विचारों को आगे लिया और फिर जाके उसने लॉज ऑफ मोशन दिए और ग्रेविटेशन भी समझाया। तो ये जो ज्ञान है ये धीरे 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 आया। और मैं कहता हूं कि अच्छे शिक्षण में एक छात्र स्कूल में घुसता है या घुसती है तो वो पहली, दूसरी, तीसरी के बाद जब छठी में जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाना चाहिए, 9वीं में और परिवर्तन, 12वीं तक तो एकदम परिवर्तित रिफाइंड कुछ निकलना चाहिए। वो अलग बात है क्लास नहीं होंगी या शिक्षक उस तरह से नहीं है, हम क्या करना सीख रहे हैं? सिर्फ सवाल बनाना सीख रहे हैं और सिर्फ नंबर लाना सीख रहे हैं। खैर ये तो हुई एक बात, आपको अच्छा भी लगा होगा, अरे वाह गैलीलियो आए और गैलीलियो के बाद कौन आ गए? न्यूटन। लेकिन दिक्कत यह है तो देखो हनी अंसारी, गैलीलियो का सिद्धांत सही है या अरस्तु का? चाचा दोनों ही गलत हैं, दोनों ज्ञान की, मैंने कहा ना स्कूल में हम ये ट्रू और फॉल्स ये बता दो कौन सा सही कौन सा गलत। अरे सोचो तो सही, गलत चीजों से फिर अंत में क्या निकला? जो सबसे सही है वो निकला। हम तो सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि न्यूटन ने अचानक वो नहीं किया, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा छात्र जो पढ़ के आया उसने तो ये बता कौन सा सही है। अरे भाई दोनों ने अपने विचार दिए, क्या ये हो सकता है? विचार ए, विचार बी, विचार सी, विचार डी, विचार ई, 5 कड़ियां हैं,
एक सिद्धांत बनाने की। तो अब ये कह देना ए सही है अभी, अरे वो कड़ियां थी। बट दिक्कत ये है कि हमें तो स्कूल में यही बताया गया, या तो सफेद होता है काला होता है, बीच का तो कोई रंग ही नहीं। तो ये बहुत आसान लगा हमें कि अरस्तु आए, अरस्तु के बाद गैलीलियो आए, और गैलीलियो के बाद न्यूटन आए, और कितना बढ़िया जो है विज्ञान का विकास हो गया। ऐसा हुआ नहीं। अरस्तु के बाद, अरस्तु के बाद, अरस्तु तो यूनान में थे प्राचीन काल में। यूनान में प्राचीन काल के बाद जब अरस्तु ने बात कर दी थी, उसके बाद यूनान में चर्च, गिरजाघर, गिरजाघर कहते हैं, का दौर आया। चर्च का दौर का मतलब क्या है? एकदम से धर्म ने सब चीजों पे कब्जा कर लिया। तो हर एक चीज की व्याख्या कौन करेगा? धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म इसकी व्याख्या ही करेगा। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूरोप की बात कर रहा हूं। इसके बाद गैलीलियो आएंगे, इसके बाद गैलीलियो आएंगे, इसके बाद न्यूटन आएंगे। तो यहां तक क्या थे? यहां पर राजा होता था, प्रजा होती थी, और दार्शनिक होते थे। सबकी अपनी अपनी भूमिका है कि नहीं है? राजा क्या करेगा? अपना राष्ट्र का निर्माण करेगा, सेना करेगा, उस राज्य की सीमाओं की सुरक्षा भी करेगा, बढ़ाएगा भी। लोग क्या करेंगे? प्रजा जो है, प्रजा उस क्षेत्र के विकास के लिए, अपकीप के लिए वहां उद्योग धंधे सब कुछ करेंगे, टैक्स भी देंगे, राजा को भी सब कुछ देंगे, और एक तरह का एक प्रजातंत्र भी है। प्रजा अपना एक अच्छा सुख भोगेगी। और वहां पर क्या दार्शनिक विचार होने चाहिए, तो समाज का एक एथिकल वैल्यू भी आएगा। और ये जो दार्शनिक होंगे सिर्फ एथिक्स और मॉरल की बात नहीं करेंगे, विज्ञान के भी विकास में मदद करेंगे। सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि धर्म आता है और धर्म कहता है कि भाई विज्ञान वगैरह सब अपनी जगह, एक किताब है बाइबल। अगर उस किताब में कुछ चीजें लिखी हैं तो वो अटल सत्य हैं, आपको उसके आगे कुछ खोजने की जरूरत नहीं। अगर उसमें लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 5000 साल पहले हुई थी, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में से सारा ब्रह्मांड जो है हम सब निकले, और जितने भी जीव हैं वो निकले, तो उसके पहले का अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो वो गलत है। ठीक है? यहीं पर इन्होंने मानचित्र बनाए। इन्होंने मानचित्र गोल रंग, ऐसा गोल होता है, और ये मानचित्र होता है विश्व का मानचित्र इन्होंने बना दिया। विश्व का मानचित्र में एशिया सबसे ऊपर होता है, इधर यूरोप होता है, और इधर अफ्रीका होता है। तो किसी ने कहा यार एशिया सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? एशिया तो ऊपर नहीं होता है ना? होता है या नहीं होता है? तो इन्होंने कहा एशिया सबसे ऊपर है। तो इन्होंने कहा कैसे ऊपर हो सकता है? बोले यहां पे जेरूशलम है। जेरूशलम है। जेरूशलम किस महाद्वीप पर? एशिया पे। तो वो सबसे ऊपर होगा, इसमें सोचने की क्या बात है? हर धर्म अपने अनुयायी जो है अपने मंदिर, अपने मस्जिद, अपने गिरजा को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने मानचित्र ही बदल दिया। उन्होंने कहा ये मानचित्र ऐसा है ना, ऐसे जिसमें एशिया ऊपर है, यूरोप ऊपर है, फिर एशिया इधर है। उन्होंने कहा घुमा दो इसको, ये लो, अब हो गया मानचित्र। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, ये प्राचीन काल में एक टोलेमी हुए हैं, उनका एक मानचित्र है, उसने बताया पूर्व में जाने पर ये आएगा पश्चिम। बोले अच्छा, वो मानचित्र लेकर आओ। वो लेकर आ गए। और ऐसे कितने मानचित्र हैं? उन्होंने सारे लेकर आए। उन्होंने कहा सारे साक्ष्य ले आए, कोई साक्ष्य बचा नहीं। अच्छा, आग लगा दो, बचना नहीं चाहिए कोई सा भी। भाई किताब में जो लिखा तुम उसको चैलेंज कर रहे हो। किसी ने कहा कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। तो पहले क्या माना जाता था प्राचीन काल तक? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक व्यू का मतलब पृथ्वी केंद्र में है। तो क्योंकि पृथ्वी, अरे भाई जेरूशलम केंद्र में है तो पृथ्वी तो केंद्र में होगी होगी, पूरा ब्रह्मांड उसके चारों तरफ घूम रहा होगा। कुछ ने कहा नहीं, गणना से पता चलता है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। अच्छा, कौन है इसके और कोई जानने वाले? हाँ सर, ये सारे इसी की क्लास में पढ़ते हैं। सबको बुलाओ, सबकी जीभ ही कटवा दो। पूछो या तो जीभ कटवानी है, जहर लेना है, जो मनना है वो कर लो। मार दिया जाएगा, साफ मार दिया जाएगा। आप धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। तो लेकिन ये तो राजा भी होते थे, प्रजा भी होते थे। राजा को बोल दिया सुनो, राजा बने रहोगे तभी तक जब तक हम चाहेंगे। हम हैं पादरी और लोग हमें ज्यादा फॉलो करते हैं। ज्यादा करोगे तो तुम्हें पता है बांग्लादेश में भी हुआ था।
अब राजा भी घबरा गया, राजा घबरा गया तो राजा ने भी किसको पदवी दे दी? धर्म को। तो ऐसे धर्म, और ये इसमें सिर्फ ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? डार्क एजेस ऑफ यूरोप। डार्क एजेस ये कालखंड है, कब का? 2 से 7वीं शताब्दी तक ये हुआ यूरोप में, और इसका बहुत नुकसान हुआ यूरोप को, और उसके बाद ये खत्म भी हुआ। उसके बाद खत्म हुआ और यहां पर आए गैलीलियो और न्यूटन। आपने उसके बाद रेनेसां भी सुना है, पुनर्जागरण। तो सोता हुआ यूरोप को फिर से जागना पड़ा। इस पुनर्जागरण के चलते जब यूरोप सो के उठा तो उसने सारी चीजों को कहा, अब धर्म से नहीं चीजों को करना है, अब विज्ञान से जो सामने दिख रहा है वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और एक धर्म एक हमारी व्यक्तिगत एक आस्था हो सकती, विश्वास हो सकती है। मैंने, अब वो लड़की को अब आईएएस मिला तो मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं, भगवान का आशीर्वाद है कि आपको ये मिला। तो हम अपने भगवान को खुशी में याद करते हैं कि नहीं करते? अब उसमें धर्म है, उन्होंने कहा धर्म रखिए, धर्म को कौन हटाना चाहता है? धर्म तो अच्छी बात है, लेकिन अगर धर्म में अगर हम ऑर्थोडॉक्सी ले आए, अंधविश्वास ले आए, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सब ने इसको चैलेंज किया। तो पहले तो धर्म ने लड़ाई की, कुछ को निपटा दिया, बट कब तक निपटाओगे भाई? जब एक नया आंदोलन आ गया है, और न्यूटन के साथ तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इसको कहते हैं एज ऑफ साइंस, एज ऑफ साइंस। फिर तो विज्ञान का बोलबाला हो गया, विज्ञान का बोलबाला हो गया, और धर्म का जो आडंबर था, जो अंधविश्वास था, जिसने यूरोप के समाज को, यूरोप के जितने भी विद्वान थे उन सब को बांध दिया था, उस सब को तोड़कर कब निकले हम निकले कुछ 14वीं 15वीं शताब्दी में। इसी समय पानी के जहाजों से नए नए महाद्वीपों की खोज हुई, जिसको हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। जिसके बाद उपनिवेश काल आया, तो उन्होंने भी अपना मेहनत किया। और हम लोग क्या कर रहे थे यहां पे भारत में? प्राचीन काल में हम सोने की चिड़िया थे, मध्यकाल में हम सोने की चिड़िया थे, आधुनिक काल में हम सोने की चिड़िया हैं। हम तो बिल्कुल सोने की चिड़िया, हमारे तो दूध दही की नदियां बहती हैं। बहती कि नहीं बहती? हम सिर्फ सोच लेते हैं आईएएस बनना है, एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ेंगे उसके लिए। अब हमने बोल दिया तो बोल दिया, अब हम बनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जो भी चीजें चल रही थी, भारत में हमने देखा एक एंशंट इतिहास आपको पढ़ाया गया, मेडिवल इतिहास, जिसमें बहुत से आक्रमणकारी भी आए भारत के। यहाँ पे भी संस्कृति, समाज और उसकी राजनीतिक व्यवस्था में जो भी बदलाव हुए, वो सारी चीजें उसके बाद उपनिवेशिक काल में भी जो भारत में हुए, तो हमारा भी घटित था। बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि हम यथावत वहीं पे बने हुए थे, और लोग आकर हम पे हमला कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो लोग तो अपने घर से निकले थे, आप भी तो अपने घर से निकले हो, दिल्ली आए हो कि नहीं आए हो? आप क्या दिल्ली को परेशान करने आए हो? आप तो कुछ पकड़ने आए हो कि नहीं? अपना सपना कैप्चर करने के लिए आए हो। तो ऐसे ही लोग बाहर निकलेंगे। तो भारत ने बहुत ज्यादा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, भारत ने किसी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से यूरोप ने कई खतरे मोल लिए, बाहर जाने में खतरा था कि नहीं, वैसा मोल लेना जरूरी था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 के बाद या 40 के दशक में बहुत से अफ्रीका और एशिया मूल के देशों को आजादी मिली। उन सब देशों में अगर अकेला कोई सफल देश निकला तो वो कौन सा निकला? भारत। क्योंकि भारतीय उसके बाद भारत के बाहर भी निकले। निकले हैं कि नहीं निकले? तो भारतीयों ने अपने देश में तो राष्ट्र निर्माण किया ही किया, बाहर भी हर जगह हमने अपनी छाप छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तो ये कहना कि हम कहीं पर एक जगह पर सीमित हो जाएंगे, ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ने लगता है। तो जितना चलायमान करेंगे, जितना हम अग्रसर रहेंगे, देश जो है आगे की सोच रखता है, और हमारी वैसी सोच नहीं है कि हम जाकर किसी को लूटपाट करके आए। लेकिन लूटपाट करने के अलावा भारत के पास बहुत कुछ है देने के लिए, ठीक है? तो जितना एक्टिव हम होते हैं उतना ज्यादा होते हैं हम। साइंस की बात हमने कर दी, कुछ मैं भारत के ऊपर भी ले आया, वो मेरा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य मेरा क्या है? उद्देश्य है मेरा भूगोल। तो भूगोल पे आ जाए, भूगोल पे आते हैं। लगभग 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 100 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा था कि ये हमारे पास विश्व का मानचित्र था।
और भूगोल के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो क्या करते थे, इन सब का अध्ययन करते थे। और आपको पता है भूगोल क्या करता है, सबका वेयर देखता है। वहां पर किसी ने एक सवाल पूछ दिया कि भाई ये महाद्वीप वहां क्यों है जहां ये है, ऑस्ट्रेलिया यहीं क्यों है, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर क्यों है, अंटार्कटिका यहीं पर क्यों है, तो पूछ सकते हैं। तो किसी ने कहा यार फालतू सवाल में समय मत व्यर्थ करो, ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया में कहां पर घास क्षेत्र हैं, कहां पे मरुस्थल हैं, कहां रहने के लिए अच्छा है। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जो चट्टाने हैं यहां पर और यहां की चट्टाने ये तुलनात्मक रूप से सेम क्यों हैं। अरे भाई हो गई होंगी, अब तुम कहो कि इनकी भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, कितना बड़ा इत्तेफाक है हम दोनों की दो दो आंखें हैं। भाई ऐसे ही बने हैं सारे। अब चट्टान में मैंने आपको बताया कि चट्टान में क्या है, फेल्सपर है, बोले यहां भी फेल्सपर है यहां भी फेल्सपर है, कुछ तो होगा। बोले देखो खाली बैठे हो, ऐसे कुछ नहीं होता है कि। तो लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विज्ञान में सवाल पूछने का तो कोई वही नहीं है। तो बहुत लंबे अरसे तक जब ऐसे सवाल पूछे जाते थे तो इसका एक ही उत्तर था कि इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस। परमानेंस अभी भूगोल में ला रहा हूं, आप लोगों को मन हो रहा होगा लिखें, बट अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो सारी चीजें भी जोड़ूंगा। किसका विचार, स्थायित्व का विचार, कि जो चीज जहां पर है वो वहीं पर स्थायी है। ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर क्यों है, क्योंकि यहीं पे बना, किसने बनाया, भगवान ने बनाया, सीधी सी बात है। नहीं नहीं, लेकिन भगवान ये क्यों बनाएगा, भगवान खाली बैठा था, महाद्वीप ही बना रहा था, जो भी है भगवान ने बनाया, इस पे कोई सवाल नहीं था। फिर किसी ने क्या किया, किसी ने ऐसे लिया इसको, दक्षिण अमेरिका को लिया और मानचित्र देखा, अफ्रीका को लिया, ऐसे हिलाया और जाके जोड़ दिया और पाया ये तो दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये और ये ऐसे एकदम फिट बैठ रहा था ये। बोले देखो ऐसे अगर इसको अफ्रीका को लिया जाए और ऐसे इसको अगर दक्षिण अमेरिका को लेकर अगर ऐसे चलाया जाए तो इनके तट ऐसे हैं कि एक दूसरे में बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो नहीं बैठ जाएंगे, इसका मतलब कि ये दोनों साथ में थे पहले। बोले अरे सुनो यार, मैं बचपन से ऐसे आसमान में बादल देखता हूँ, एक ये घोड़े वाला है, एक ये घुड़सवार, दो घुड़सवार आपस में आके लड़ जाएंगे, ये तो पूरी कल्पना है, ऐसा थोड़ी कि महाद्वीप हिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोगों का ये मानना था, वैज्ञानिकों का मानना था कि हमें कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है ये विगत काल में साथ में थे। लेकिन परमानेंस ने उसे क्या कर दिया, एकदम रिजेक्ट, कि भाई ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। ठीक है, क्यों, अभी तक किसका जोर था, विज्ञान की कमी थी। भूगोल में मैंने कहा ना इनके पास विज्ञान नहीं था, ये किस पे चलते थे, वो जो बाइबल में लिखा था बहुत टाइम तक तो ये वही मानचित्र मानते थे। वो तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद इनको पूरा मानचित्र मिला तो इन्होंने मानना शुरू किया। बहुत समय तक तो भूगोलवेत्ता यही मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है, जबकि एविडेंस आ चुके थे कि पृथ्वी अब केंद्र में नहीं, वैज्ञानिकों ने कह दिया था, लेकिन भूगोल वाला इतना डरता है क्योंकि उसने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये यहां की सोच, समझ में आया? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि भूगोल में विज्ञान का समावेश बहुत कम रहा है। और भूगोल जब विज्ञान को लेता है तो लगभग आखिरी होता है जो विज्ञान को लेता है, तब तक भूगोल के बहुत से सिद्धांत गलत हो गए होते हैं। तो भूगोल में अगर हम स्थल मंडल को पढ़ रहे हैं तो हमारे स्थल मंडल का सबसे अहम सिद्धांत जो है हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत, वो लगभग 1960-70 में प्रतिपादित हुआ है। उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो अभी हम स्थल मंडल पे बात करने वाले हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्रम रहा उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये लंबी कहानी केवल किस लिए बताई, कि विज्ञान चीजों को समझने में मदद करता है, भूगोल विज्ञान बाकियों से बोरो करता है, उधार ले लेता है और फिर उसे लगाता है। उसे लगाने में भी भूगोल ने अक्सर बहुत देर की है। समझ में आ गया विषय के बारे में? अब हम विषय को आगे लेकर चलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्थल आकृतियां। इधर गया अपना फोल्डर, ये है
आज हम इस क्षेत्र में आने वाले हैं भूभौतिकीय घटनाओं पर। यहां तक तो हो गया हमारा विश्व का भौतिक भूगोल हमने देख लिया। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का वितरण देखा, फिर क्या देखा है, उद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। अब हम कहां पर आने वाले हैं, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाओं पर। तो भूभौतिकीय घटनाओं के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी की सतह पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें भौतिकीय घटना क्या होती है, भूकंप होता है, भूकंप चट्टानों में आता है। सुनामी कहाँ आती है, महासागर में, उसकी भी बात करेंगे। ज्वालामुखी कहाँ आता है, ये भी चट्टानों में आता है। चक्रवात कहाँ आता है, वायुमंडल में आता है। तो भूभौतिकीय घटनाएं पढ़ने के लिए हमें पहले भूमि के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या करा है, वो चट्टानें किससे बनी हैं, अंदर क्या है। अब हम सतह पर आते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे, शीर्षक देंगे भू भौतिकीय घटनाएं, और इनमें पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, स्थल आकृति। टोपोग्राफी। स्थल आकृति क्या होती है, टोपोग्राफी। ठीक है, या इसको हम लैंड फॉर्म्स का भी एक अभिप्राय मान सकते हैं। अब मैं इसमें लैंड फॉर्म आपको बताने वाला हूं। स्थल आकृति इस शब्द की मैं संधि विच्छेद करके दिखाऊंगा। हमारी अपेक्षा यह है कि हमारी पृथ्वी ऐसे सपाट और समतल होगी, लेकिन पृथ्वी सपाट और समतल ना होकर कैसी है, अनइवन है कि नहीं। इसका 70% भाग किस पर है, जल से ढका हुआ है। तो ये तो क्या हो गया, सागरीय। सागरीय 70%। और जो 30% है, 30% में जो भूमि है, ये भूमि भी ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये जो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सब क्या है, स्थल आकृति है। इसे हम कहेंगे, जो उठे हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पर्वत पठार, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उच्च भूमि। ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। ये क्या है, मैदान। ये क्या है, गर्त, डिप्रेशन हो सकता है। ये क्या है, निम्न भूमि। तो जब भूगोल पढ़ता है, भूगोल को ऐसा भी परिभाषित किया जाता है कि भूगोल स्थल आकृतियों का अध्ययन है, अंदर चट्टानों का नहीं। जो आकृति स्थल ले लेगा, कहीं पर उठा हुआ होगा और कहीं पर बैठा हो। और जब हम स्थल आकृतियों का अध्ययन करते हैं, लैंड फॉर्म्स, जो स्थल आकृति होती हैं, ये क्या होती हैं, विराट से लेकर सूक्ष्म तक हो सकती हैं। विराट क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने आपसे पूछा पर्वत, ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा रेत का ढेर, इमारत और मैदान। 1 2 3 4, इनमें से कौन सा, स्थल आकृति या लैंड फॉर्म माना जाएगा। 1 2 3 4, एक और पर्वत और मैदान। ठीक है। तो मेरा उत्तर है चारों। चारों के चारों माने जाएंगे, क्योंकि स्थल को आकृति मानव भी तो दे रहा है। अगर मैंने एक बड़ा रेत का ढेर लगा लिया, रेत के ढेर को छोड़ो तो दिल्ली में तो कचरे का ढेर है, कचरे के पर्वत है कि नहीं है, वो कम थोड़ी है वो। तो वो भी तो हमने बना दिया, रेत का ढेर भी। तो आपको क्यों मैंने कहा रेत का ढेर किस में आएगा, सूक्ष्म में आएगा। पर्वत पठार कहां आएगा, यहां आएगा। तो विराट में क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा लैंडफॉर्म।
मतलब आप समझ लिए आप चंद्रमा पर हो, दूरबीन से पृथ्वी को देख रहे हो, तो क्या क्लासरूम दिखाई देगा? नहीं, पक्का तुम नहीं दिखाई दोगे उसमें दूरबीन से। तो मैं कैसे दिखूंगा सर, चंद्रमा से देख रहा हूं। चंद्रमा से क्या चीज दिखाई देगी? वो सबसे विराट होगा, महासागर और कुछ भूखंड, वो क्या है? महाद्वीप। तो महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर क्या है? ये भी अपने आप में क्या है? लैंडफॉर्म्स है भाई। पृथ्वी के उठे हुए हिस्से और धंसे हुए हिस्से, ये पानी, ये पानी है पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, और हमें कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा एशिया, ये हमारा उत्तर अमेरिका। पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? बड़ी बड़ी चीजें जो दिखाई देंगी, बहुत बड़े भूखंड। जैसे आपने कभी चंद्रमा देखा हो तो चंद्रमा में ऐसा कई बार कहानी आती है ना, चंद्रमा में खरगोश दिखाई देता है, या कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं चंद्रमा में? चंद्रमा की सतह पे वो तो क्रेटर्स है ना, तो हमें चंद्रमा में भूमि दिखाई देती कहीं पे, वो उसमें ऐसा कुछ नीला नीला तो नहीं दिखता। बट कहते हैं जिन्होंने चंद्रमा से पृथ्वी को देखा वो नीला दिखाई देता है। नीला क्या है? हमारा पानी। लेकिन कुछ जगह पर नीला नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहां पे भूमि है। तो जो सबसे वृहत होगा वो क्या होगा? कॉन्टिनेंट और ओशन। तो अगर मुझे लैंडफॉर्म पढ़ाने आपको, तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ाना चाहिए? महासागर और महाद्वीप। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? स्थलमंडल। तो मैं क्या चुनने वाला हूं? महाद्वीप। तो महाद्वीपों का अध्ययन शुरू करते हैं। महाद्वीप, इसकी परिभाषा हम विश्व में, विश्व भूगोल में देख चुके हैं। भूमि के वो बड़े खंड जो चारों ओर पानी से घिरे हो, तो वो तो दोहराने की जरूरत नहीं है। और वो परिभाषा इसलिए दी थी कि वो परिभाषा क्या होनी चाहिए थी? वो सिर्फ विश्व भूगोल के लिए। लेकिन अब महाद्वीप क्या है? एक लैंड फॉर्म है। क्या है ये? स्थल आकृतिक इकाई। पृथ्वी के स्थल पे बहुत सारे महाद्वीप होते हैं। आप देखेंगे विषय बदलेगा तो हमारी उसकी परिभाषा भी बदलेगी। तो इसमें पहला सवाल यह आया कि महाद्वीप किससे बने? तो ये स्थल मंडलीय चट्टानों द्वारा निर्मित है। किससे निर्मित है? स्थल मंडलीय चट्टानों द्वारा निर्मित है। अब हमने इसको और पढ़ने की कोशिश की, तो इसको पढ़ने के लिए इसमें कितने महाद्वीप हैं? बड़े भूखंड। तो हमने 7 महाद्वीपों को मान लिया। 7 महाद्वीपों को मान लिया। अब आया इनकी स्थिति। ये कहां पर स्थित हैं? तो इनकी स्थिति कहां से दी जाती है? इनकी स्थिति दी जाती गोलार्ध में, और अक्षांश व देशांतरीय फैलाव भी है इनका। ये भी सब लोगों को पता है, विश्व भूगोल जो कर चुके हैं उतना हो जाएगा, है कि नहीं? वैष्णवी यादव, गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब आएगा सर इंडिया में? बिटिया, जब आप किसी कोर्स के लिए पैसा देती हो और वहां पे पढ़ने आई हो, जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगी उस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह हमारे खिलाड़ियों का भी आ जाएगा बिटिया। अगर हमारा जो ओलंपिक में जा रहा है उसको सपना आ रहा है फिल्म देखने का, तो उसको नहीं मिलेगा। जो हमारा कार्य है वो अगर सही करेंगे तो मिल जाएगा। वैष्णवी यादव, क्या पता आप ही को मिल जाए। बट उसके लिए जिस काम के लिए आई हो वो तो करोगी कि नहीं करोगी? बट फिर सोचा होगा वैष्णवी यादव को कोई इस बहाने देख ले, बात कर ले। आधे तो यही सोचेंगे वैष्णवी है, विष्णु है, विष्णु, वैष्णवी नहीं है। विष्णु मेडल ला रहे हैं। चलो क्लास को भी, क्लास वैसे भी आधे लोग यहाँ सो रहे थे, मैंने कहा इस बहाने जाग जाएंगे वैष्णवी के लिए गोल्ड मेडल के नाम का ही सही। हाँ जी, तो गोलार्ध हो गया, अक्षांश देशांतरीय, यहां तक तो मामला ठीक चल रहा था। अब आया ये अपनी स्थिति पर है या नहीं है, या इनकी स्थिति बदलती है कि नहीं बदलती। तो एक पारंपरिक सोच क्या है? पारंपरिक सोच ये स्थायी है, चिरकाल से ये स्थायी है, यहीं पर है।
चिरकाल से आई है, यहीं पर है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे एंटोनी स्नाइडर, एंटोनी स्नाइडर, टेलर व वेगनर, एंटोनी स्नाइडर, टेलर या वेगनर आदि विचारकों ने महाद्वीपीय स्थायित्व के विचार का, स्थायित्व के विचार का विरोध किया। इनका ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्थायी हैं। इनका मानना था कि महाद्वीप, महाद्वीप चलायमान है, डायनामिक है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इन्होंने कैसे साक्ष्य दिए कि ऐसा लगता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे में आकर फिट हो जाएंगे। तो ठीक है, फिट हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा विचार दिया कि हमें लगता है कि ये स्थिर और स्थायी नहीं है। बट जब आप ये कहेंगे तो इसके लिए आपकी आलोचना और विरोध होगा कि नहीं? क्योंकि मेजॉरिटी क्या कह रही है? तो ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें हम कह रहे हैं कि अभी हमारी सोच ये थी कि जो भी चीज है वो भगवान ने बनाई, वहीं पर स्थायित्व है। लेकिन इसमें इस व्यक्ति ने चीजों को बदला। इसका नाम क्या है? एल्फ्रेड वेगनर। तो मैं उन सब के नाम पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, जैसे मैंने टेलर की बात की, स्नाइडर की बात की। इन लोगों ने विचार तो दिए। जब इनसे पूछा गया इसके साक्ष्य दो, देखो भाई हमें लगता है, अब लगता है से नहीं चलेगा, आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? तो जिस व्यक्ति ने एक्चुअली साक्ष्य दिए वो व्यक्ति कौन था? एल्फ्रेड वेगनर। तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी के स्थलाकृतियों का। विराट स्थलाकृतियों में क्या आते हैं? महाद्वीप और महासागर। तो इनका यह कहना था कि महाद्वीप और महासागर अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं और हम उसके कुछ साक्ष्य ला रहे हैं। तो इन्होंने, पहली बात तो इनको अगर हम देखें तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, ये जर्मन विशेषज्ञ थे। और विशेषज्ञ क्या, मैं वैज्ञानिक कहूं तो ज्यादा अच्छा है। ये वैज्ञानिक थे, किसके? मौसम वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्री। इन्होंने जर्मन भाषा में, इन्होंने जर्मन भाषा में 1912 में एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, इस पर इन्होंने अपने विचार इस किताब में लिखे। ठीक है, इन्होंने लिखे, कब लिखे? 1912। 1912 में कहीं पर जगह पे आप देखोगे कि ये 1915 लिखा है। भाई किताब लिखी, आइडिया दिया, फिर क्या हुआ? उसका प्रकाशन हुआ। फिर आप कहोगे नहीं नहीं, किसी में तो 1925 लिखा हुआ है। तो प्रकाशन कौन सी भाषा में हुआ? जर्मन में हुआ। जर्मन में हुआ तो जर्मनी ऐसा तो है नहीं विश्व की भाषा हो। तो कहां पे रहे इनके विचार? जर्मनी में रहे। इसका अंग्रेजी अनुवाद यहां पर आ गया। क्या आ गया? अंग्रेजी अनुवाद। अब अंग्रेजी अनुवाद जैसे ही आया तो ये कहां पहुंच गया? अमेरिका और यूरोप में। अमेरिका और यूरोप में कई वैज्ञानिक हैं और वो सब क्या मान के चलते हैं? स्थायित्व का विचार। कौन सा विचार?
ये चीजें अपनी जगह पर हैं। तो वो जैसे ही ये विचार पढ़ेंगे तो वो एकदम से हिल जाएंगे कि नहीं? कहेंगे, पगला हो गया यार, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है महाद्वीप अपने स्थान से हिल सकते हैं, और इसका विचार कहलाता है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं कहते क्योंकि प्रूव नहीं हुआ था, हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। सर ये हाइपोथेसिस और सिद्धांत में क्या होता है? तो हाइपोथेसिस एक तरह का विचार होता है जिसका अभी टेस्ट नहीं किया गया। टेस्ट किया जाए उसके बाद उसकी प्रूविंग नहीं हुई, तो ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि उनके विचार थे। तो सीधा इन सब वैज्ञानिकों ने बुलाया एक दूसरे को, बोले अबे तुमने सुना है इसका, ये क्या लिख रहा है? एक जर्मन वहां पगला आदमी यार, क्या क्या लिख रहा है? और तुमको देखो कल्पना सुनाता हूं। बोले देखो ये लिख रहा है कि आज से, पहला बिंदु लिखेंगे 300 मिलियन साल पहले, आज से 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, समस्त पृथ्वी के भूखंड जुड़े हुए थे। क्या थे? जुड़े हुए थे। समस्त पृथ्वी भूखंड क्या थे? जुड़े हुए थे, और जुड़कर इन्होंने एक विराट महाद्वीप बनाया। विराट महाद्वीप जिसको हम पैनजिया कहते, अंग्रेजी में PANGEA। पैन का मतलब सभी, और जिया का मतलब भूमि, तो इसलिए उसको पैंजिया कहा गया। कई बार दिमाग में आता उसका नाम पैंजिया ही क्यों रखा, रावण क्यों नहीं रखा? उसका मतलब था पैन मतलब ऑल, जिया मतलब अर्थ। तो आज से 300 मिलियन साल पहले क्या था? एक विराट महाद्वीप था, सारे के सारे भूखंड एक साथ थे, और पैंजिया, पैंजिया विराट महासागर, पैनथलासा, से घिरा हुआ था। किताब का नाम क्या है? शीर्षक क्या है? महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, इन्होंने कहा किताब पढ़ लो हमारी, और किताब में हमने सब लिख दिया कि आज से 300 मिलियन साल पहले यह स्थिति थी कि भाई सारे के सारे भूखंड एक बड़े भूखंड में जुड़े हुए थे, उसे पेंजिया कहते हैं। और पेंजिया जो है किससे घिरा हुआ था? एक विश्व महासागर से, और उस विश्व महासागर को पैनथलासा कहते हैं। ठीक है, कब हुआ ये, कौन सा कालखंड? 300 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर इन्होंने कहा दूसरा कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया का विघटन दो भागों में होना शुरू हुआ। विघटन प्रारंभ हुआ और ये दो भागों में बंट गया। ठीक है, दो भागों में बंट गया। हार्दिक मिश्रा दोस्त नोट्स भेज देना यार, हार्दिक को कई बार बैन कराया ना, इसको फिर से बैन करो। हार्दिक याद आ जाते हो यार, तुम दोस्त बन गए, तुम्हारे दोस्ती बनी रहे। सर आज नाइट में गोल्ड मेडल इंडिया में आएगा पंकज यादव।
हार्दिक के नोट्स भेज देना भाई, गोल्ड तो देखा ही जाएगा, है ना। हार्दिक लिखता है गुरुजी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। भाई पूरी क्लास का अपमान करते हो, कह देने से थोड़ी हो जाता है यार। और फिर पेंजिया को तोड़े, आइए तोड़ते हैं। तो पेंजिया का विघटन प्रारंभ हुआ, तो ये हमारा पेंजिया है, ये हमारी पृथ्वी है, ये किससे घिरा हुआ है? ठीक है, ये दो भागों में टूट गया, एक इसका उत्तरी भाग निकला, इसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड, और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। नीलू कह रही है पिछली क्लास में नंबर भी दे रहा था, बताओ यार। हार्दिक अपना घर बसवाना चाह रहा है। हार्दिक वो जो नंबर दे रहे हो ना, वो थाने जाएगा, फिर बहुत हार्ड मारेंगे वो, फिर हार्दिक हो जाओगे। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब कुछ छात्र बेचारे ऐसे दुखी होते हैं, सर ये तो छोटा सा था, ये बड़े कैसे हो गए? अरे चित्र बना रहा हूं उसमें ताकि लिख सकूं अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड। कुछ लोग तो ऐसे नाप नाप के चला रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अंगारा और गोंडवाना आ गया। अब उनका तीसरा ये था कि ये अंगारा और गोंडवाना और भी विभाजित हुए, उनसे आज के महाद्वीप निकले, वो धीरे धीरे विस्थापित होकर आज अपनी स्थिति पर पहुंचे। तीसरा बिंदु लिखिए, अंगारा और गोंडवाना, अंगारा और गोंडवाना पुनः विभाजित होकर आज के महाद्वीपों का, अंगारा व गोंडवाना लैंड पुनः विभाजित होकर आज के महाद्वीपों के जनक बने, महाद्वीपों के जनक बने। इनके खंडित होने से, इनके खंडित होने से आज के महाद्वीपों के जनक बने, इनके खंडित होने से वर्तमान महाद्वीप बने व निरंतर विस्थापन के चलते बने व निरंतर विस्थापन के चलते धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुंचे। ठीक है, धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुंचे। तो इसमें तो साफ क्लियर है कि महाद्वीप कहां पहुंचे? विस्थापन से पहुंचे। तो पहले सब क्या थे? एकदम साथ में थे। तो कैसे बने? जो अंगारा था, अंगारा से क्या निकला? अंगारा से निकला उत्तर अमेरिका व यूरेशिया, सिर्फ एशिया नहीं लिखेंगे, यूरेशिया। और गोंडवाना से क्या निकला? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और क्या निकला? भारत व, तो इसकी भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, ये तो केवल लिखवा रहा हूं, यहां 5 और यहां पर 2। तो ये जो ऊपर के 2 हैं वो अपनी स्थिति पर यहां पहुंच चुके हैं, और ये यूरोप जो है वो यहां पहुंच चुका है, और इधर क्या है हमारे पास? अमेरिका, अफ्रीका, ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, किताब यहीं पे खत्म नहीं हुई। किताब को जब पढ़ा
जब अमरीकी लोग, यूरोपीय लोग पढ़ रहे थे, बोले वाह वाह क्या शायरी कर रहा, देखो पगला गया, कह रहा है भाई साहब सब साथ में थे, कल्पना देखो इसकी, उसके बाद टूट गए, उसके बाद बह गए। कई जगह पे आप देखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी लिख देते हैं कि बह गए, बोला थर्माकोल के हैं जो बह गए यार, पागल आदमी बैठ के कुछ भी सोच रहा है यार। बोले रुक रुक रुक, किताब में और आगे पढ़, रुका थोड़ी है ये, और बता रहा है ये कह रहा है कि जैसे जैसे इसने कहा कि महाद्वीप हल्के होते हैं, क्या होते हैं, महाद्वीप हल्के होते हैं, सियाल से बने होते हैं, और महासागर, महासागर भारी होते हैं, ये सीमा से बने। और महाद्वीप, महाद्वीप महासागरों को काटते हुए, काटते हुए विस्थापित हो रहे हैं। सर ये काटते हुए समझ में नहीं आया, क्या हुआ काटते हुए? तो यूरोप के थे, जर्मनी के थे, तो सर्दी में क्या होता है, समुद्र में ना बर्फ जम जाती है, समुद्र में क्या हो जाता है, बर्फ जम जाती है। अब जहाज उसमें फंस जाएंगे, जहाज जाएंगे तो बर्फ अगर जम गई तो अब जहाज हिले कैसे? सर यहाँ पे तो कभी बर्फ हमने देखी नहीं। अरे अभी जब बाढ़ आती है, अभी जो बारिश हो रही थी, कई गाड़ियां रास्ते में मैं देख के आया हूं, उनका वहीं पे स्वाहा हो चुका था, सब लगे हैं, वो गाड़ी आगे चल रहे, उसमें पानी भर गया। तो ये लोग समुद्र किनारे हैं, तो सर्दी में क्या होता है, बर्फ जम जाती है। अब बर्फ जम गई तो यातायात में दिक्कत है, यातायात में दिक्कत है कि नहीं? तो ऐसे ही आप देखेंगे भारत में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में जब हिमपात होता है तो सड़कें दफन हो जाती कि नहीं हो जाती? फिर उसमें क्या करते हैं, बीआरओ वाले आकर वहां से बर्फ को हटाते हैं। तो समुद्र में क्या किया जाता है, जब बर्फ जमने लगती है तो ऐसे विशेष जहाज होते हैं जो खास उनका आगे वाला हिस्सा, उसमें ज्यादा स्टील लगा के उनको बहुत कठोर बनाया जाता है। अब वो जहाज क्या करेगा, वो जहाज जाके बर्फ से टकराता है। अच्छा सर बर्फ से टकराने तो जहाज में छेद हो जाता है, वो तो हमने सुना टाइटैनिक डूब गया था। ये पतली परत बननी शुरू हुई है ऊपर ऊपर, ये ग्लेशियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आइसबर्ग है जो नीचे तक है। अभी क्या हुआ है, ऊपर एक परत बनने लगी है। तो आपने एक मजबूत जहाज लिया और वो जहाज क्या करेगा, इस बर्फ में घुस के काट देगा। जैसे ही काटा तो मार्ग बन गया कि नहीं बन गया? तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आइस ब्रेकर जहाज। तो आइस ब्रेकर ऐसे जाता जाएगा और बर्फ को तोड़ता चला जाएगा और पीछे और जहाज आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा महाद्वीप आइस ब्रेकर जहाज की तरह है, महासागर की परपटी है और ये उसमें काटते हुए चले जाते। लोगों ने कहा वाह बढ़िया शायरी कर रहा है यार, कुछ भी, बट उसने किताब में लिख के बताया। फिर उसने कहा आप लोगों ने देखा होगा यहां पे पर्वत हैं, तो मैं आप लोगों को यह भी बता सकता हूं कि पर्वत कैसे बने। देखने का रुक रुक रुक, किताब में और बता रहा है वे, ये भी बता रहा है पर्वत कैसे बने, जैसे इसे पता हो। सोचिए किसी भी मूर्ख को तब तक पता ही नहीं था कि पर्वत कैसे बनते हैं। पता है पर्वत के लिए वो लोग क्या मानते थे पुराने वाले, पृथ्वी जब पैदा हुई थी तो गर्म थी, फिर जब ठंडी हुई तो उसकी सतह पे झुर्रियां पड़ गई होंगी कि नहीं? तो पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, पृथ्वी की सतह पे पड़ी हुई झुर्रियां हैं। कल्पना देखो, और डाउट हो तो बाइबल में लिखा ही रहता है ये सारी चीजें। तो पृथ्वी जब ठंडी हुई वो, तो इन्होंने क्या कहा कि जब ये दोनों महाद्वीप ऐसे जा रहे हैं, जब ये दोनों महाद्वीप ऐसे जाएंगे तो ये निश्चित रूप में काट रहे हैं कि नहीं? किसको काट रहे हैं? महासागरीय उसको। लेकिन घर्षण तो होगा कि नहीं होगा? घर्षण होगा कि नहीं होगा? तो ये डब्बा है, ये डब्बा है और मैं इसको ऐसे जाकर दबा दूं तो ये आगे से मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा? तो ये पर्वत क्या है, ये कुचला हुआ अग्रिम भाग है। क्या है? यहां पर जो इसका अग्रिम भाग है, ये अग्रिम भाग कुचला गया, कुचलने से जो भी मटेरियल आया वो क्या हो गया, उसका पहाड़ बन गया। इस तरह से वलित पर्वत अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से तो सही बता रहा है, प्लेटों के टकराव की बात कर रहा है, लेकिन तब तक तो प्लेटों की बात थी नहीं, तो इत्तेफाक से सही बता रहा था। लेकिन बता दिया लोगों ने, कहा ये देखो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक बता रहे हैं अपने को, इन्होंने पर्वत भी सिखा दिया। बोले रुक रुक, एक और चैप्टर है, बता रहा है द्वीप कैसे बने।
ये बता रहा है कि ये तो बहुत तेजी से भागा जा रहा था, ये हिस्सा बहुत तेजी से भाग रहा था। मान लो ये किससे भाग रहा है, 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर से भाग रहा है, लेकिन कुछ भूखंड ऐसे थे जो 7 सेंटीमीटर प्रति ईयर जा रहे होंगे, वो पिछड़ जाएंगे कि नहीं? तो ये कुछ टुकड़े क्या हुए, पिछड़ गए। ये क्या है, पिछड़ गया, इसलिए द्वीप रह गया। यहां पर कौन सा है, ऑकलैंड। अफ्रीका के इधर कौन सा है, मेडागास्कर। तो बोला थे तो साथ में ही, लेकिन सारे एक साथ नहीं भाग पा रहे थे, जो पिछला हिस्सा है टुकड़ा। बोलो बताओ यार, ये अपने को वैज्ञानिक भी बोलता है, इसको तो सिनेमा करना चाहिए। तो उसकी बहुत आलोचना हुई। तो वेगनर का सिद्धांत समझ में आया? ये तो वेगनर का सिद्धांत है, उसने अपना काम कर दिया, किताब लिख के दे दी है, और उस किताब की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हुई, आलोचना। ये आदमी मूर्ख है, कपोल कल्पना दे रहा है कि एक ये हुआ करते थे एंड ऑल दैट। अब जब वेगनर पे ये बात आई तो वेगनर ने कहा सुनो, मैं गधा थोड़ी हूं, मैं क्या हूं, मैं तो वैज्ञानिक हूं, मैं कोई केजीएस में क्लास लगा के थोड़ी पढ़ा हूं, मैंने तो शोध किया है, मेरे पास तो इसके साक्ष्य हैं जो मैं कह रहा हूं, ये मेरी कल्पना नहीं है, मेरे पास इसके मजबूत साक्ष्य हैं। आप लोगों को मजाक लग रहा है? उनका अच्छा, वैज्ञानिक के पास साक्ष्य, में बताओ क्या साक्ष्य हैं। तो इन्होंने अपने साक्ष्य देने शुरू किए। तो इन्होंने कहा कि पहला साक्ष्य मेरा है, इसको कहते हैं जिगसॉ फिट। क्या थे ये, इनके साक्ष्य थे। इनका भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने कपोल कल्पना नहीं दी है, पहले मैंने चेक किया, सब कुछ सोचा, उसके बाद ये बनाया है। ऐसा नहीं आप लोगों की तरह चाय और समोसा और लगे हाथ दूसरे के पे कमेंट्री दे रहे हैं कि गधा आदमी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के महाद्वीपों की तट रेखा एक दूसरे में समुचित रूप से फिट होती है। उदाहरण क्या देंगे, यहीं पे चित्र बना देंगे। अफ्रीका, अब तो आपको आता है, इसलिए विश्व भूगोल आपको पहले कराया था कि जब आप भौतिक भूगोल करेंगे तो आपको चित्रण भी आना चाहिए। ये और एक इधर एक इधर, ये ऐसे जुड़ गए। कुछ लोगों का फिट ही नहीं हो पा रहा है। शुक्र है वेगनर तो जिंदा थे, सिर्फ केजीएस के स्टूडेंट नहीं थे। कोई कह रहा है सर पीछे कैसे रह गए सर? भाई आप और आपके मित्र दोनों जो है रेस में भाग रहे थे। आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहे थे, आपका मित्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है, तो अपने आप वो पीछे रह जाएगा ना, पिछड़ जाएगा ना। जब दोनों की गति अलग है, सापेक्ष रूप से आप आपसे धीरे भाग रहा है, तो कुछ हिस्सा उतनी गति पे जो नहीं भागा वो पिछड़ गए। तो इन्होंने कहा कि देखो ये जो है फिट होते हैं, ठीक है, ये आपस में जाकर फिट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो शुरू से कह रहे हैं आदमी गधा है, इसका चेक करवा लो। ये तो कितने लोग पहले जाके कह चुके हैं कि फिट होता है, कह देने से थोड़ी ना फिट हो जाता है, कह देने से क्या फिट होता है? तो आलोचना, बकवास पॉइंट है। फिर एक ने कहा ये आदमी अपने को वैज्ञानिक कहता है, ये तो वैज्ञानिक कहने लायक नहीं। कारण कि ये जिगसॉ फिट की बात कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ कि आपका शहर
बचपन से आज तक बदला है कि नहीं बदला है? बदला है ना। तो इसने कहा कि आज से 300 मिलियन साल पहले पेंजिया था, वो 200 मिलियन साल पहले टूट गया। टूट गया तो यानी अफ्रीका भी बन गया और दक्षिण अमेरिका भी बन गया। अब आप कह रहे हो कि ये टूट गए, टूट गए। अगर हम एक बार को आपकी इस कल्पना को मान लें कि टूट गए, तो यानी 200 मिलियन साल से इनके तट पे लहरें आके टकरा रही हैं कि नहीं टकरा रही? 200 मिलियन साल में क्या लहरें तट रेखा नहीं बदल देंगी? बोलो, ये कह रहा है कि ये फिट बैठ रहे हैं। अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारी बात माननी हो तो 200 मिलियन में तो घिस जानी चाहिए थी, वैसे ही नहीं बैठेंगी। सोच के देख लो, आप सोच के देख लीजिए। उन्होंने कहा यार ये तो आदमी गधा है, बात सही होगी। आलोचना तो आलोचना है। दूसरी आलोचना क्या आई? उसने कहा सुनो सुनो, मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, मैंने यहां पर जाकर चट्टानों के सैंपल देखे हैं। जो चट्टान अफ्रीका में गिनी में है, वही चट्टान ब्राजील में भी है। तो इनको क्या कहते हैं? भूगार्भिक शैल, भूगार्भिक शैल साक्ष्य। ब्राजील या दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील क्षेत्र की चट्टानें व अफ्रीकी गिनी क्षेत्र की चट्टानें चट्टानों में समानता। ऐसा कैसे हो गया? यही चट्टान वहां भी है, ये यहां पर भी है, तो ये दोनों यानी विगत काल में पास होंगे। ऐसा उन्होंने ए इसके लिए कहा, बी किसके लिए कहा? उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका का एपेलेशियन क्षेत्र और यूरोप। ऐसा ही उन्होंने कहा भारत का ओडिशा और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में कितने बजे लोहा था, जल्दी बताओ? लोहा कितने बजे था? 9:30 बजे। कौन सी जगह? पिलबारा प्रांत था कि नहीं था? ऑस्ट्रेलिया की शील्ड में पश्चिम में था या नहीं था? सर मुझे बिल्कुल याद नहीं, गजनी मोमेंट। तो उसने कहा चट्टाने कैसे सेम हो सकती? चट्टाने तो सेम नहीं हो सकती, वो मेल कैसे खा गई? ऐसा लगता है कि विगत काल में ये चट्टाने एक ही साथ थी। इनके अंदर की जो लहरें हैं, इनके अंदर के जो खनिज हैं, उनकी जितनी भी चीजें, ऐसा लगता है कोई तोड़ के ले गया हो। बोला मैं भूगर्भ शास्त्री हूं, मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा भैया देखो, अब किसने देखा है, भगवान की मर्जी है भाई, सेम चूरन डाल दिया होगा। बकवास, ये भी रिजेक्ट हो गया। इत्तेफाक है, हो गया हो गया, इसमें ये थोड़ी है हम ये मान लें कि ये चिपके हुए थे। दोनों साक्ष्य क्या हो गए? निरस्त हो गए। ठीक है। तीसरा, उन्होंने कहा सुनिए, मैं इस कारण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि मैं सिर्फ भूगर्भ शास्त्री नहीं हूं, मैं मौसम वैज्ञानिक भी हूं। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, हमने बात की थी चट्टानों में अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों को बनाने के लिए कुछ एजेंट, कुछ कारक होते हैं कि नहीं, जो उनको बहा के लाएंगे? कौन से कारक होते हैं? पानी हो सकता है, तो पानी वाले क्या कहलाते हैं? वाहित अवसाद। ठीक है। पवन वाले क्या कहलाते हैं? लोएसिक, लोएसिक अवसाद। और तीसरे वाले कौन से होते हैं? हिमानी वाले, नाम मोरेन, मोरेन अवसाद। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोएसिक अवसाद क्या हर जगह मिल जाएंगे? कैसी जलवायु में मिलेंगे? कैसी जलवायु में मिलेंगे? शुष्क, अर्धशुष्क, मरुस्थल क्षेत्रों में तो मिलेंगे। तो ये कहां पे मिलेंगे? शुष्क, अर्धशुष्क और मरुस्थलों में। वहीं पर बनेंगे ना, क्योंकि वहीं पे पवन ज्यादा प्रभावी होती है।
अच्छा, हिमानी कहां पर होंगे? शीतोष्ण और शीत, बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्र होंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो ये कहां पर होंगे? ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे, उपध्रुवीय क्षेत्र में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? वाहित कहां पर होंगे? जहां खूब पानी बहता हो, जहां पानी का कोई अभाव ना हो, खूब सारा पानी। तो मुझे बताइए कहां नदियों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहता है कि नहीं पानी? तो विषुवतीय व उष्ण क्षेत्रों में खूब पानी होगा, क्योंकि वर्षा खूब होती है विषुवतीय व उष्ण पेटी में। तो ये तो सभी वैज्ञानिक भी मानेंगे कि भाई ये अवसाद यहां पर मिलने चाहिए, मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। फिर कोयला किससे बनता है? मैंने आपको बताया जीवाश्मों से बनता है। किसके जीवाश्म से? पादप के जीवाश्म, पेड़ों से। तो अगर मुझे कोयला, कोयला भी तो एक चट्टान है ना, अवसादी चट्टानों में कोयला मिलता है कि नहीं मिलता है? अवसादी चट्टान कोयला। तो ये कहां पर होंगे? जहां पे वनों की पेटी होती है वहीं पर होंगे ना, वनों की पेटी। या फिर ऐसे जगह जहां वनस्पति प्रचुर मात्रा में, क्योंकि बाद में इन्हीं से तो वो जीवाश्म बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये अभी भी उन्होंने कहा ये मेरा विज्ञान है, आप लोग भी इस विज्ञान को जानते हैं, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, पेड़ कहां पे मिलते हैं? जहां पे तापमान भी ज्यादा होता है और वर्षा भी ज्यादा होती है। अगर तापमान और वर्षा कम कर दो तो पेड़ की जगह क्या आ जाएगा? सर घास आ जाएगी। ऐसा कुछ किया था कि नहीं किया था? तो क्या मैं कह सकता हूं हर एक प्रजाति के पादप और जीव के लिए कुछ विशेष जलवायु की अवस्थाएं होती हैं। तो एक विशेष जीव होता है मूंगा। आपने सुना मूंगा चट्टान, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ कहा था। तो ये मूंगा कहां पे बनता है? मूंगा चट्टाने या मूंगा कहां जी सकता है? ये हमेशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का जीव है, कटिबंधीय जैव विविधता वाला है। इन्होंने कहा ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो सबने कहा ये तो बात सही है। तो मूंगे कहां मिलते हैं? उष्ण में मिलते हैं। पेड़ कहां मिलते हैं? जहां वनस्पति प्रचुर मात्रा में हो। लोवेस कहां मिलते हैं? जहां पर अर्धशुष्क होते हैं। मोरेन कहां मिलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ये तो अब ये हमारे जियोलॉजिस्ट हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, हो सके तो चाहे तो आप भी बना लीजिए एक विश्व का मानचित्र। अगर जल्दी से बना सकते हैं तो, नहीं बना सकते तो भी फिर बस देख लीजिए। ठीक है, तो ये चिन्ह है कोयला। ये किसका चिन्ह है? कोयला। ये किसका चिन्ह है? मूंगा। ठीक है, और ये किसका चिन्ह है? हिमोड़ अवसाद। ठीक है, हिमोड़ अवसाद, कोयला और मूंगा। अब मुझे बताइए विश्व में हिमोड़ अवसादों की उम्मीद आपको कहां पर है? हिमोड़ अवसाद कहां होंगे? अगर मैं इसको विषुवत रेखा मान लूं, ये विषुवत रेखा हो गई, ये हमारा 30 डिग्री की रेखा होगी, 0 से 30, और ये भी 30 हो गया, ये हो गई 60। मुझे बताइए हिमोड़ अवसाद कहां होंगे?
60 के उत्तर में होंगे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हिमोड अवसाद कहां मिले? हिमोड अवसाद मिले यहां, अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। ये तो गड़बड़ हो गई यार, हिमोड अवसाद यहां पर मिल रहे हैं। और कौन है जियोलॉजिस्ट है, उनको सैंपल तो पता है ना, सैंपल ले सकते कि नहीं ले सकते? तो हिमोड यहां होने पर एक जियोलॉजिस्ट को समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो ये एक ही चीज संभव है इसमें, या एक नहीं, दो चीजें, दो हैं, आपको चुनना है, आपको चुनना है। अरस्तु ने कौन सी पेटियां बताई हैं? 3 बताई हैं। बीच वाली उष्ण, उसके बाद शीतोष्ण, उसके बाद शीत, ये क्या कहलाती हैं? तापीय पेटियां। तो विगत काल में तापीय पेटियां पलट गई थी। विषुवत रेखा जो है ध्रुवीय थी और ध्रुवीय पेटी जो है उष्ण थी। क्या ये संभव है? आप ही ने पूछा तिरछी रेखा, ये तो विज्ञान पर है। विषुवत रेखा पर जब भी एक स्फीयर है, आज हो चाहे लाखों वर्ष पहले हो, कहां पे ज्यादा गर्मी होगी? बट क्योंकि हिमोड़ है तो यानी ये तो हिम में थे, हिम अवस्था थी। तो उन्होंने कहा भाई पहला तो ये है कि मैं एक जलवायु वैज्ञानिक हूं और मुझे पेटियों के बारे में पता है। अगर ये साक्ष्य मुझे मिलता है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि पेटियां पलट गई थी, विषुवत पर ध्रुवीय अवस्थाएं हो गई थी और ध्रुवों पर वो हो गई थी। अब ये मेरे अंदर का वैज्ञानिक तो मानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा ये हो सकता है कि जो आज उष्ण कटिबंधीय पेटी में भूमि है, ये विगत काल में ध्रुवों पर थी, ये विस्थापित होकर यहां पहुंची है। बोला 2 चॉइस हैं आपके पास, या तो आप मान लो पेटियां पलट गई थी, जो मेरी तरफ से तो लगभग असंभव है। दूसरा ये मान लो कि जो आज यहां पर है, विगत काल में ये सब कहां थे? गोंडवाना का हिस्सा ध्रुव के पास थे, वहां इनमें हिमोड़ आए और ये टूट कर क्या हो गए? यहां चले गए। फिर उन्हें कोयला मिला। कोयला कहां मिला? आपको बताया कोयला का, विश्व का कोयला कहां पर है? इस पेटी में है कि नहीं? बोले यहां तो ऐसे वन होते नहीं, यहां तो ऐसे वन है ही नहीं। है क्या ऐसे वन? ये हमने यूक्रेन में देखा था, चाइना में देख रहे हैं। बोले यहां तो वन नहीं है। अगर वन नहीं है तो फिर कोयला कैसे बना? इसका मतलब यहां पे विगत काल में वन थे, तो इसका मतलब यहां पे विगत काल में कौन सी पेटी थी? उष्ण कटिबंधीय पेटी थी ये। फिर आप कह रहे हो या तो तापमान की पेटी बदलो, या मेरा प्रस्ताव क्या है, तापमान की पेटी नहीं बदलती, उसके नीचे भूमि बदल गई है, भूमि खिसक के आ गई है। 2 ऑप्शन है आपके पास। बोला तीसरा वाला तो आप विश्वास ही नहीं करोगे, हमें मूंगा भी मिल गया यहां पर। मूंगा तो ठंड में वैसे ही मर जाना चाहिए, ये मूंगा क्या कर रहा है यहां पर? संभव ही नहीं है मूंगा यहां पर मिल जाए। मूंगा चट्टाने मिल रही है, कहां पे मिल रही है? शीतोष्ण क्षेत्र में मूंगा मिल रहा है, या मूंगा जीवित ही नहीं रह सकता। नहीं, स्पेशल मूंगा था, गर्मियों की छुट्टी में चला गया घूमने, वहीं निपट गए, तब से वहीं बचे हुए। एक तो वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये पूरी की पूरी पेटी कहां थी? ये पूरी की पूरी पेटी यहां पे थी। किसमें थी? गर्म क्षेत्र में थी, यहां वन भी थे, मूंगे भी थे, और ये खिसक के कहां चले गए? ऊपर। और ये वाले ध्रुवों पर थे, और ध्रुव वाले खिसक के कहां आ गए? यहां पर आ गए। तो ये तो आपको चयन करना है। मैं भूगर्भ शास्त्री भी हूं, मैं मौसम वैज्ञानिक भी हूं। मुझे जब चयन करना था तो मैंने ये माना कि भाई पेटियां तो खिसक नहीं सकती। क्या खिसक के होंगे? भूमि खिसकी होगी, इसलिए मेरा विस्थापन का सिद्धांत है। ये कौन सा हो गया? 2 कर लिए थे ना आपने। तो यहां पर तीसरा अवसादी साक्ष्य, अवसादी साक्ष्य। डन। चलिए, हम इतना क्यों कर रहे हैं? एग्जाम में पूछता है
एग्जाम में कई बार पूछा है कि विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, वहां तक तो मैं ठीक था। एक बार यूपीएससी ने बदतमीजी कर दी, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले बदतमीजी की है कि जीएस वाले छात्र से पूछ लिया कि वेगनर के हिमानी अवसादी साक्ष्यों पर 10 नंबर लिखिए, कि ग्लेशियल एविडेंसेस ऑफ वेगनर। हिमानी साक्ष्य क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लेशियल एविडेंस। ग्लेशियल एविडेंस, बोला इसी एविडेंस पे लिख दो यार 10 नंबर का। 10 नंबर तो ये तो पूरा समझाना पड़ जाएगा कि नहीं समझाना पड़ जाएगा, मानचित्र भी बनाना पड़ जाएगा। तो अगर मैं अपनी क्लास को हल्की सी बात बता के उनकी बात बता के छोड़ दूं तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों के लिए किया है, यह है विस्थापन सिद्धांत। इस विस्थापन सिद्धांत को पूरे के पूरे अंग्रेजी बोलने वाले यूरोप और अमेरिका के जितने भी वैज्ञानिक थे सबने निरस्त कर दिया। इनका भारी अपमान भी किया कि आप बेवकूफ हो, ये सब गलत है, और इनके पास अपने साक्ष्य। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि साक्ष्य भी थे और फिर माना भी नहीं? हमने कहा जो उस समय जिसका बोलबाला मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उससे पहले जो उनकी सोच है वो रूढ़िवाद सोच है वो कंटिन्यू हो गई। चट्टान चक्र रह गया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये है सचमुच के महाद्वीप, ये कभी भी अपनी जगह पर नहीं रहते, ये सब टूटते रहते हैं। देखिए पेंजिया बनेगा, ये पेंथलासा है, ये सब जुड़ के पेंजिया बनेगा, ये बन गया पेंजिया, फिर ये टूटेगा, अभी ये सारा पानी पेंथलासा, फाइनली पेंजिया, गोंडवाना, वो टूटकर अभी धीरे धीरे हमारे टुकड़े निकल कर आएंगे। अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, इस तरह से विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। ये तो आज का विज्ञान ये मानता है कि जो वेगनर साहब ने कहा था कि ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि पृथ्वी की सतह का ये गोंडवाना, देखिए अभी बर्फ जमी हुई थी गोंडवाना पे, तभी गोंडवाना के सारे सदस्यों में क्या मिलता है, हिमानी अवशेष मिलते हैं। भारत में कैसे पहुंचा हिमानी अवशेष, इन सब चीजों से पहुंचा। ये अंटार्कटिका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, धीरे धीरे विस्थापित होकर ये फिर से देखेंगे तो ये चलती रहेगी, ये प्रक्रिया ड्रामा चलता रहेगा। तो श्रीमान वेगनर से पहले टेलर ने कहा था कि महाद्वीप चलते हैं 1908 में, ठीक है, हमने कहा, लेकिन उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिए। वेगनर ने अपना ये दिया कि पहले क्या था, सारा का सारा पेंजिया था, पेंजिया टूटा, पेंजिया से प्रेजेंट आ गया है, वो आपने देख लिया। ठीक है सर, हिंदी में लिखता है तब समझ में आता है, तो हिंदी में भी लिख दिया है। टेलर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्याओं को समझा रहे थे। सर वो क्या समझा रहे थे, वही कि वलित पर्वत कहाँ होते हैं वो भी हमने बता दिया। वेगनर ने तो पर्वत भी बता दिए कि पर्वत कैसे होते हैं, जैसे जैसे जाएगा जहां जहां घर्षण होगा वहां वहां पर पर्वत हो जाएगा। तो उनसे पूछा एक बात बताओ, हिमालय कैसे बने, क्योंकि हिमालय तो महाद्वीप के केंद्र में है ना। क्या वेगनर को पता था कि वो नीचे से जाके टकराया है? तो वेगनर ने कहा हिमालय भी बने, मतलब ऐसे वाला तो बता सकते हो, इस तरफ में पिचक गया, ऐसे वाला कैसे? तो वेगनर ने कहा कुछ ऐसे जा रहे थे और कुछ ऐसे भी जा रहे थे, जो उत्तर नीचे जा रहे थे वो बेचारे ऐसे टकराए, उस वजह से हिमालय कैसे बने, पूर्व पश्चिम। एल्प्स कैसे बने, पूर्व पश्चिम, क्योंकि महाद्वीप ऐसे जाके टकराए। कुछ महाद्वीप उत्तर दक्षिण गए, कुछ महाद्वीप पूर्व पश्चिम गए। उन्होंने कहा और कहीं जाना है? कुछ तिरछे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ वैसे गए, कैसे गए, मजाक बना रखा है तुम? उसने कहा भाई जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो हाइपोथेसिस में महाद्वीपों का फिट आपने लिख लिया, हिमनदों का स्थान लिख लिया, जीवाश्म आपने नहीं लिखे हैं, चट्टानों के प्रकार लिख लिए हैं, और क्या है, पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, मौसम का भी आपको बता दिया। पेलियो क्लाइमेट की क्या होता है, पूरा जलवायु। पूरा जलवायु कैसे पता चलती है, मूंगों से पता चलती है, कोयला से पता चलती है, वो सब क्या है, पूरा जलवायु साक्ष्य समझ में आ गए। चट्टानों की समान होना ये समझ में आ गया, हिमनदों का भी समझ में आ गया, और महाद्वीपों का फिट भी समझ में आ गया। लेकिन सर पूरा समझ में नहीं आया, तो और देखो ये सारे के सारे क्या थे, किसका हिस्सा थे, गोंडवाना। अरे पेंजिया नहीं, ध्यान से देखो, फिर बोलता है पेंजिया होता तो इसमें पूरा नहीं आता, ये दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर पूरा समझ नहीं आ रहा है, जब सिनेमा 4 बार ना देख लो तब तक तो आईएएस नहीं बनेगा, तब तक बाकी लोग आईएएस बन जाएंगे, तुम सीनियर भैया बनोगे फोटोकॉपी। समझ में आए? ये 5 टुकड़े थे, 5 टुकड़े क्या थे,
एक के साथ जुड़े हुए थे, ये है गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड की स्थिति मानी जाती है कि लगभग 60 डिग्री दक्षिण के पास था, इसलिए यहां पर क्या था, हिम आच्छादित था। तो यहां पर हिमोड़ होने की संभावना का कारण पता चल गया। जब भी टूट के जाएंगे दक्षिण अमेरिका में हिमोड़ निकलेंगे, अफ्रीका में निकलेंगे, भारत में निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में निकलेंगे, इसलिए ये हिमोड़ निकले थे। दूसरा, चट्टानों की समानता, ये जो टूट के निकले हैं यहां पर, देखिए सारे के सारे हिमोड़ यहां पर आ गए। अब हम कहां पर आए, यहां पर, ये कौन सा क्षेत्र है, इक्वेटर। इक्वेटर पर हमने यहां से हटा दिया, ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कोयले के वो है, ठीक है, कोयला इसमें मिल रहा है। उसके अलावा ये जो है ये मूंगा दिखाई दे रहा है, और विषुवत पर क्या मिला उन्हें, ये हिमानी मिले, ठीक है। ये वाला अभी आपको नहीं समझा है, ये समझा देते हैं यहां तक, ठीक है। तो 4 आपको लिखवा दिए। 5वें में उन्हें एक बहुत अजीब सी चीज मिली, उन्हें मिले कुछ जानवर जैसे, पहले मैं आपको दिखा दूं क्योंकि अगर मैं जानवरों का नाम लिखवाता तो आपका विश्वास मुझसे उठ जाता, इसलिए मैंने पहले बताया। मीसोसोरस देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है मीसोसोरस। मीसोसोरस नाम का जानवर है, ठीक है। ये कहां पे मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है। अब मीसोसोरस क्या है, ये एक सरीसृप है, और ये कहां पे रहता है, मीठे पानी में रहता है। किस में रहता है, मीठा पानी। लिस्टोसोरस, लिस्टोसोरस कहां पर मिलता है, भारत में भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, अंटार्कटिका में भी मिलता है। सर मैंने तो कभी नहीं देखा, इनके जीवाश्म मिलते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं, इनके साथ सेल्फी नहीं खिंचवा सकते। डायनासोर कॉल के थे, ये खत्म हो चुके, बट इनके अवशेष मिलते हैं, इनके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक घास है या फर्न है जिसको ग्लोसोप्टेरिस कहते हैं। ये जो घास है ये सभी गोंडवाना के सदस्यों में मिलती है। तो पहला तो मैंने आपको ये विचार बताए, अब मैं इसको समझाता हूं, फिर लिखवा भी दूंगा। तो श्रीमान वेगनर क्या कह रहे हैं, श्रीमान वेगनर ये कह रहे हैं कि यहां पर एक जीव है, इसका नाम क्या है, मीसोसोरस, और यहां पर भी एक जीव है मीसोसोरस। इन दोनों के जीवाश्म इन दोनों महाद्वीपों पर मिल रहे हैं। जीवाश्म कहां मिल रहे हैं, इन दोनों महाद्वीपों पर मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, मिलने चाहिए भाई, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग महाद्वीपों पर रह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, एग्जैक्टली सेम जीव, एग्जैक्टली सेम जीव के अवशेष 2 जगह पर मिल रहे हैं। जैसे अगर आप हाथी की बात करेंगे, भारत का हाथी और अफ्रीका का हाथी अलग है, वो सेम नहीं, उनमें भिन्नता होती है। कंगारू कहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, क्यों नहीं यहां राजस्थान में घूमते पाए जाते, क्योंकि वो उस विशेष जलवायु के वहीं पर हैं। तो उनका यह कहना था कि ये दोनों इतनी दूर हैं महाद्वीप, कि ये दोनों जीव जो हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अलग अलग यहां पे इनकी उत्पत्ति हुई, इतने सिमिलर हैं, ये निश्चित रूप से एक ही महाद्वीप पर थे, और धीरे धीरे महाद्वीप विस्थापित हो गया, कुछ इधर रह गए कुछ उधर रह गए, बट ओरिजिनली ये थे, क्योंकि जीवों में समानता है। तो उन्होंने कहा यार ये देखो, इतना पगला आदमी जीवों की भी तुलना कर रहा है। अबे जीव है, भगवान ने पैदा किए हैं, कुछ यहां भी हो गए होंगे, कुछ यहां भी हो गए होंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसने कहा इतनी समानता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अरे भाई हो गए यार, हो सकता है यहां से यहां तक चला गया हो। उनका सर कैसे चला गया हो, बोले लो यार तुम गधे हो, तुम वैज्ञानिक हो, कैसे हो, तुमने नहीं देखा साइबेरिया से जो है एक सारस उड़ के भारत तक आ जाता है। तो जीव चलते नहीं है क्या, जीव प्रवसन करते हैं, वेल जो है महासागर के महासागर पार कर जाती है, कर गया होगा। बोला सर लेकिन ये तो मीठे पानी का है सर, ये तो फ्रेश वाटर में ही रहता है, सागरी में तो मर जाएगा। अरे पानी में तो रहता है, कुछ दिन जो है नमक वाला ले लिया होगा, भाई मुश्किल है तो दिक्कत है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, बायोलॉजी में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलो, हो सकता है इसको एक यहां पर लकड़ी का फट्टा मिल गया हो, फट्टे पे बैठा, फट्टा 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 एंड पहुंच गया। बोला सर इसकी आबादी है पूरी, आप कह रहे हो एक फट्टा, हो सकता है मैडम को भी मिल गया हो। भाई अकेले अकेले चले गए।
अपना सिर पकड़ लिया वैगनर ने कि वैज्ञानिक कौन यार, मैं या आप लोग जो मेरी आलोचना कर रहे हो। तो उनका इसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म साक्ष्य। तो कुछ जीव बहुत ही दूर महाद्वीपों पे उनके जीवाश्म मिले, जो कि संभव नहीं है अगर वो एक साथ नहीं थे तो। ऐसे ही ग्लोसोप्टेरिस जो हमने कहा घास, अब घास तो एक ही दशाओं में होगी ना भाई, वनस्पति तो वहां की जलवायु से जुड़ा होता है, आपको फॉर्मूला दिया कि नहीं दिया। तो ग्लोसोप्टेरिस अंटार्कटिका पे भी है, अंटार्कटिका की जलवायु एकदम अलग, ऑस्ट्रेलिया की कैसी है, शुष्क है, और अफ्रीका की एकदम अलग है। बोला सब जगह पे मिल रहे हैं। तो क्या था कि ये सारे के सारे एक ही साथ थे, यहाँ पे ये फसल भी लहला रही थी, ये जीव भी यहाँ पर विचरण कर रहे थे। भूगर्भिक काल में ये टूटते चले गए, और जो भी जीव थे वो अपनी जगह पे यथावत बने रहे। उनको थोड़ी था कि अरे भाई जा रहा है पकड़ लो पकड़ लो, अपने आप जीव तो हटता चला जाएगा। तो इनको कहा जाता है जीवाश्म साक्ष्य। जल्दी से लिखेंगे जीवाश्म साक्ष्य। आखिरी साक्ष्य है जीवाश्म साक्ष्य। वेगनर ने पाया कि गोंडवाना लैंड के सभी भूखंडों पर, वेगनर ने पाया कि गोंडवाना लैंड के सभी भूखंडों पर, अब आपको 5 पता है, सभी में ब्रैकेट में डाल लीजिएगा 5, सभी भूखंडों पर ग्लोसोप्टेरिस नाम की वनस्पति, ग्लोसोप्टेरिस नाम की वनस्पति के जीवाश्म पाए गए। ठीक है, वनस्पति के जीवाश्म पाए गए। साथ ही साथ मीठे पानी में पाए जाने वाले सरीसृप मीसोसॉरस, मीठे पानी में पाया जाने वाला रेप्टाइल मीसोसॉरस, मीठे पानी में पाए जाने वाले रेप्टाइल मीसोसॉरस के जीवाश्म अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका। सरीसृप का नाम क्या है, मीसोसॉरस। मैंने सौरप लिख दिया था, आप सही कर लीजिएगा। मीसोसॉरस के जीवाश्म अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इतने दूर के भूखंडों पर, भौगोलिक रूप से इतनी दूरी पर स्थित भूखंडों पर समान वनस्पति व जीव, समान वनस्पति व जीव मिलने की संभावना अति न्यून है। कि भाई ये नहीं हो सकता, मिलने की संभावना अति न्यून है। अतः इनकी ऐसी उपस्थिति इसका साक्ष्य है कि ये महाद्वीप, इसका साक्ष्य है कि ये महाद्वीप विगत भूगर्भिक काल में आपस में जुड़े हुए थे। विगत भूगर्भिक काल में आपस में जुड़े हुए थे
और कालांतर में विखंडित होकर विस्थापित हुए। तो ये क्या हो गए? उनके साक्ष्य हो गए। इतने सारे साक्ष्य आप दे रहे हैं और आप एक वैज्ञानिकों के सामने आलोचना देख रहे हैं, तो वैज्ञानिकों को ये साक्ष्य मानने चाहिए कि नहीं मानने चाहिए? उन्होंने लगभग सभी साक्ष्य जो हैं नकार दिए। वैज्ञानिकों ने कहा चलो आपको एक बार को आपकी कल्पना हम मान भी लें, हमें एक चीज बता दीजिए कि ये जो आपने मजे से तोड़कर विस्थापित किया, किसी भी चीज के विस्थापन के लिए कोई बल चाहिए होता है कि नहीं? ये टूट के कहां चले गए? अपनी अपनी जगह पे चले गए। विस्थापन का बल बताइए। विस्थापन का बल कौन सी फोर्स है जिससे ये विस्थापित हुए? बल बताओ। अगर हम एक बार को मान लें आपकी ये कहानी, तो ये कैसे हुआ कि भाई ये टूट गए? क्यों टूटेंगे? आप ही ने कहा 300 मिलियन साल पहले एक पेंजिया था, उससे पहले क्या था वो तो आपको पता नहीं। सही 300 पर ही क्यों था? और फिर आपने कहा 200 में टूट गया, क्यों वहीं पे टूटा? और टूट के विस्थापित होना शुरू हुआ। विस्थापित होके 5 टुकड़े नीचे आए और 2 टुकड़े ऊपर चले गए। इतने ही टुकड़े क्यों बने? अब बताओ। देखो यार, अगर किसी की फजीयत करनी है तो ये सब सवाल करने पड़ेंगे कि नहीं? अब आप इतने सारे वैज्ञानिक हो, हजारों वैज्ञानिक खड़े हो, वैगनर अपना प्रस्ताव दे रहा है, आपका काम होना चाहिए ढूंढना। आप मेरे साक्ष्यों को गलत साबित करो तो बात है, उल्टा क्या हो गया? तुम बताओ। अब एक बात बताओ, बाहर सूरज निकला हुआ है और मैं कह रहा हूं दिन है और आप सब कह रहे हो रात हो, प्रूव करके दिखा। बे आप लोग प्रूव करो, मैं तो कह रहा हूं बाहर सूर्य दिख रहा है मुझे, तो ये आपको करना है। वैगनर को यही कहना चाहिए था। वैगनर कहता साहब आप वैज्ञानिक हो, मैं गधा हूं, बट ईगो। वैगनर ने कहा हाँ हाँ मैं बताता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? उसने कहा देखो, सूर्य और चंद्रमा है ना, सूर्य और चंद्रमा जब हमारी पृथ्वी के ऊपर से जाते हैं तो उनके एक ज्वारीय बल लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो महाद्वीप पर ज्वारीय बल से महाद्वीप को खींच के उधर ले जाते हैं। ये महाद्वीप है, सूर्योदय हुआ, सूर्य ऐसे जा रहा है, ये भी इसके साथ जा रहा है, फिर चंद्रमा आएगा, ये भी आ रहा है। बोले ज्वारीय बल से चल गए। कौन से बल से चले? एकदम से सबने कहा देखा, मैंने कहा था गधा है। ऐसे थोड़ी होता है कि ज्वारीय बल से महाद्वीप ही चल जाएंगे। एक ने कहा रुको रुको रुको, मैं चेक करके बताता हूं। उसने महाद्वीप का आयतन लिया, कितना साइज है, उसका घनत्व से मल्टीप्लाई करके वजन बना दिया, और उसने कहा अगर एक महाद्वीप को हिलाना है तो आपको पता है कितना बल चाहिए? इतना ज्यादा ज्वारीय बल चाहिए कि पृथ्वी का घूर्णन ही बंद हो जाएगा। देखो गधा है। सही बात है, ज्वारीय बल गलत था। तो ज्वारीय बल आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि ज्वारीय बल से महाद्वीप जो है पूर्व व पश्चिम की ओर इस दिशा में विस्थापन हुआ। पूर्व पश्चिम विस्थापन। मैं कहा अच्छा, वो जो हिमालय और एल्प्स बता रहे थे तुम, उत्तर दक्षिण, वो कैसे हुआ? उन्होंने कहा देखो पृथ्वी घूम रही है। हाँ घूम रही है, घूमने से क्या होता है, एक अपकेंद्रीय बल आता है। अपकेंद्रीय बल से जो चीजें केंद्र से, इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ फेंकी जा रही हैं, तो ये क्या है? ध्रुवों की तरफ खींचने वाला बल। इसको उन्होंने कहा पोलर पुलिंग बल। इसको कहते हैं ध्रुवीय आकर्षण बल। तो जब चीजें घूमती है तो मैंने आपको अपकेंद्रीय बल बताया था कि नहीं बताया था? बाहर की ओर फेंकता है। तो इन्होंने कहा जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है चीजों को ध्रुवों की ओर फेंक रही है, तो ध्रुवों की ओर फेंकेगी तो उत्तर दक्षिण की तरफ विस्थापन होगा कि नहीं? उत्तर दक्षिण विस्थापन। तो लोगों ने कहा उठ लो यार, ये पागल हो गया यार। जब धरती घूमेगी
तो अब केंद्रीय बल धरती से बाहर की तरफ लगेगा, ध्रुवों की तरफ थोड़ी लगेगा। सोच के बताओ, कोई चीज ऐसे घूम रही है तो बाहर की तरफ लगेगा, ध्रुवों की तरफ क्यों धकेलेगा? सोचिए, ऐसे घूम रहा है तो कहां लगेगा? इधर लगेगा, ऊपर की तरफ। बोले पागल है यार, हमने शुरू से कहा था इसकी बकवास क्या सुन रहे हो। ये भी गलत हो गया, और सच में गलत था। दोनों के दोनों बल जो उन्होंने प्रस्तावित किए, दोनों के दोनों बल क्या थे? गलत थे। उन्होंने कहा केस ये हार गया है, ये पागल है, इसे पागल खाने भिजवा दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो अपनी बात को साबित करके मानूंगा। तो वेगनर ने, अब तुम लोग थक रहे हो कि यार खत्म कब होगा वेगनर, सच में खत्म करने वाला हूं वेगनर को, ठीक है। वेगनर ने एक महान कार्य किया। वेगनर ने कहा ये है ब्रिटेन, है ना ब्रिटेन, यहां पर क्या है? यूएस, यहां पर ग्रीनलैंड। इसने ब्रिटेन में एक झंडा लगाया, क्या किया? यहां एक झंडा लगाया और ग्रीनलैंड में एक झंडा लगाया। इनकी दूरी नापी x। तो दूरी कैसे नाप सकते हैं? मैंने कहा ना, तारों से हम अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे गया, ए पे गया, ब्रिटेन में गया और उसकी पोजीशन निकाली, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देशांतर अक्षांश निकाल लिए। फिर यहां फ्लाई करके आया, फिर यहां पे ले लिया, तो इनकी भी हो गई। तो दोनों की अगर लोकेशन आ गई मेरे पास, मैं उनकी दूरी निकाल सकता हूं। बोला मेरा मानना है इनका विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है इनका? तो यानी इनकी दूरी क्या होगी? समय के साथ बढ़ेगी। तो बोला ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा, मैं फिर ए जाऊंगा, फिर बी जाऊंगा, हर साल जाऊंगा, हर साल चेक करूंगा। अबे अगर जाना था तो यहां वहां ले लेता झंडा, ग्रीनलैंड पे लिया। गया वहां पे, हिमस्खलन हुआ, बर्फ के नीचे दब के वेगनर मर गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब अपनी यात्रा में सबूत जुटाने गए थे चचा, बर्फ में दफन हो गए। थोड़ा तो आसान करता है यार। और जैसे ही मरे हैं आर्थर होम्स का सिद्धांत आ गया कि मेंटल में क्या होता है? संवहन होता है। मेंटल की चट्टानें सतह की चट्टानों को हिला सकती हैं। अरे आपस में मिल लेते। ये ऐसे वाले होते हैं कि दोनों साथ में बैठे हैं, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको भी नहीं आ रहा, लेकिन बात दोनों नहीं करेंगे। मैं तो सब जानता हूं। दोनों समकालीन थे, आर्थर होम्स और वेगनर समकालीन थे, आपस में मिले भी थे, लेकिन नोट्स नहीं दिखाने एक दूसरे को। अकेला मैं ही आईएएस बनूंगा। अगर वो उससे मिल लेता तो आर्थर होम्स ने निकाल दिया था कि आज तक प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहती है कि मेंटल में होने वाले संवहन की वजह से स्थलीय चट्टानों का विस्थापन होता है। बट चाचा की किस्मत में सोचो ग्रीनलैंड, अबे ये अगर मेरी भूगोल की क्लास करता ना, आसानी से यहां न्यूयॉर्क वगैरह जाता, सिनेमा देख रहा होता, रोज नाप रहा होता, बट दिल पे ले गया बेचारा। तो इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर के साथ दब गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और विश्व युद्ध के समय क्या होता है? कुछ भी पैसा नहीं होता शोध के लिए। तो वेगनर और वेगनर के विचार 1930 में मर गए उनके साथ। 1930 के बाद 1960 में पुनः जीवित हुए, उसमें आएगा हैरी हेस। वो मैं आपसे अब बात करूंगा कब? मंडे को। अब आपके पास 2 दिन है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्या पढ़ेंगे? मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 है जिसमें वेगनर की बात होती है। ये सारे नोट्स अपडेट कर लीजिएगा बुक की भाषा लेकर, ठीक है। वेगनर, उसके बाद हैरी हेस का आएगा महासागरीय नितल विस्तरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स। अगली क्लास में उसके बहुत सारे एमसीक्यू भी लाऊंगा और विगत वर्ष के प्रश्न भी लाऊंगा, तो उसके लिए तैयार होकर आएंगे। आज के लिए थोड़ा सा लेट शुरू किया था इसलिए 8:45 तक रोका। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय, जय हिंद।